तो हफ्ते की नई शुरुआत और इस हफ्ते जो हम शुरुआत कर रहे हैं वहां पर हैं ढेर सारे Q3 अपडेट्स। ना ही सिर्फ आज के सत्र में फाइनेंशियल्स कंज्यूमर्स कंपनी पे फोकस रहेगा, पर अब आईटी कंपनीज पर भी फोकस रहना शुरू हो जाएगा क्योंकि नतीजों का सीजन भी कुछ ही दिनों में हम शुरू होते हुए देखेंगे। इस बीच ग्लोबल ट्रिगर्स भी भरपूर हैं, पर ऐसे में आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति इंडेक्स पे और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कहां देख सकते हैं, ये जानेंगे अगले 2.5 घंटे। नमस्कार, आपका स्वागत है खरा सौदा में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। कुछ ही देर में डिम्पी भी हमारे साथ होंगे और कुछ समय में हमारे मेहमान भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ जाएंगे और उनसे ढेर सारी उनकी स्टॉक कॉल्स भी समझेंगे। पर चलिए सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नजर। अगर देखें ग्लोबल बाजारों से तो वहां पे नैस्डैक में करीब 340 अंकों की तेजी देखने को मिली। अगर फ्राइडे के सत्र को देखें यूएस मार्केट में तो अच्छा ही देखने को मिला, पर अभी एशिया बाजारों से थोड़े से नेगेटिव संकेत जरूर मिल रहे हैं, जैसे कि जापान और चीन के बाजार जो है वहां पर हल्की नरमी है। वहीं गिफ्ट निफ्टी जो है 24,100 के पास है, वहां पे कुछ बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर FIS की बिकवाली का आंकड़ा देखें तो कैश मार्केट में उन्होंने फिर से एक भारी बिकवाली की है, लगभग 4,227 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और साथ ही एक और ट्रिगर जो कि भारतीय बाजारों के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता है वो है क्रूड ऑयल, जहां पर ब्रेंट क्रूड $76.5 के ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो क्रूड में हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी थोड़ी सी तेजी थी, अभी भी तेजी बरकरार है क्योंकि चीन में जो रीओपनिंग हो रही है उसको लेकर जो है चीन से डिमांड बढ़ने की उम्मीदों से ब्रेंट क्रूड में एक उछाल जरूर है। इसके अलावा ढेर सारे फाइनेंशियल क्षेत्र से अपडेट्स है, जहां पर दिग्गज बजाज फाइनेंस के जो Q3 अपडेट्स आए हैं काफी शानदार रहे हैं। साथ ही HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी इनके जो Q3 अपडेट्स आए हैं वहाँ पर ब्रोकरेजेस का मानना है कि ग्रोथ में थोड़ा सा धीमापन ज़रूर देखने को मिला है। कासा रेशियो में भी एक गिरावट रही है और इंडसइंड बैंक के जो नतीजे हैं या Q3 अपडेट्स कह लीजिए वो भी इतने कुछ खास नहीं रहे हैं। आज ITC पर खास तौर से फोकस रहेगा क्योंकि ITC होटल्स डीमर्जर की आज एक रिकॉर्ड डेट है। और साथ ही आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक, तो यहाँ पर भी प्रेशर आते हुए दिख सकता है क्योंकि कोटक बैंक के COO का इस्तीफा हमने आते हुए देखा है। तो चलिए इन ट्रिगर्स पर जरूर नजर रहेगी, पर आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं। और अभिषेक, गुड मॉर्निंग, आपसे ही समझना चाहेंगे, बताइए किस तरीके का सत्र रहा यूएस बाजारों का और अभी एशिया बाजारों से क्या कुछ अपडेट्स है। सिस्टर गुड मॉर्निंग। देखिए आज अगर हम ट्रिगर की बात करें तो ग्लोबल ट्रिगर शायद पीछे छूटेंगे और अपने जो ट्रिगर आ रहे हैं HDFC बैंक के अपडेट्स आए हैं, इंडसइंड के अपडेट आए हैं, डाबर मैरिको के कंजम्पशन में अपडेट्स आए हैं, ये क्रूशल हो जाएंगे। हालांकि अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो लगातार वहां पर हम गिरावट देख रहे थे 4-5 सत्र से और शुक्रवार को वहां पर बाइंग लौटी है। बाइंग और डिप्स वाली जो स्ट्रेटजी है वहां पर भी ट्रेडर्स के लिए काम आई है और हमने देखा कि डाउ जोन्स करीब 340 अंक, नेस्डेक में भी अंकों के लिहाज से भी उतनी ही तेजी रही, 0.25% के आसपास की हमने उछाल नेस्डेक में देखा है। और कुछ जो बड़े स्टॉक्स हैं जैसे कि एनवीडिया, लगातार वहां पर हम प्रेशर देख रहे थे, वहां पर एक बाउंस बैक आया, 4.5% के आसपास की तेजी हमने एनवीडिया के शेयर में देखी है। और टेस्ला 5 सत्र से लगातार शेयर गिर रहा था लेकिन रिबाउंड बहुत ही तगड़ा आया है। शुक्रवार को करीब 8% के आसपास का उछाल हमने टेस्ला के शेयर में देखा है। तो एक पिछला हफ्ता मतलब कहेंगे कि लगातार प्रेशर हम देख रहे थे लेकिन पार्टिसिपेशन ट्रेडर्स का शुक्रवार को लौटा है। शॉर्ट एंड वीक था, ये हफ्ता भी थोड़ा छोटा है, एक दिन की छुट्टी है बीच में, लेकिन शुक्रवार को जॉब रिपोर्ट की जो आंकड़े आएंगी वो बहुत ही क्रूशल होंगे अमेरिका में और स्पेशली फेड उसको वॉच करेगा कि किस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं अमेरिका में। लेकिन अगर मैं एशिया की बात करें तो कोरिया को अगर हम छोड़ दें तो बाकी एशियाई बाजारों में नरमी का ही माहौल है। जापान के इंडेक्स निकेई में करीब 400 अंकों के आसपास की गिरावट है और हांगकांग और चीन में फ्लैट टू नेगेटिव वहां पर हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं, 0.25% के आसपास तक की नरमी है। चाइना के सेंट्रल बैंक ने ओवर द वीकेंड ये कहा है कि वो 2025 के लिए जो पॉलिसी है उसको मॉडरेटली लूज रखेंगे, तो ये एक ट्रिगर है। और यही नहीं, वहां पर एक सरप्राइज मूव हुआ है
सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला किया गया है, तो उससे थोड़ा सा कंजम्पशन को सपोर्ट मिले और ऐसा माना जा रहा है कि इकोनॉमी में $20 बिलियन की लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाएगी इसके जरिए। तो कुछ कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं चीन में, लगातार हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन को रिवाइव करने के लिए, बाकी जो रियल एस्टेट समेत जो तमाम सेक्टर्स हैं जो मंदी से थोड़े से जूझ रहे हैं उनको मोमेंटम देने के लिए। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो सोना जरूर 3 हफ्ते की ऊंचाई से तो फिसला है, $2650 के आसपास है, लेकिन क्रूड की स्ट्रेंथ बरकरार है। $76 के ऊपर निकला था ब्रेंट क्रूड। पिछले हफ्ते की बात करें 3%, 3-4% के आसपास की तेजी हमने कच्चे तेल में देखी है और $76 के ऊपर के भाव बरकरार हैं कच्चे तेल की। उम्मीद यही है कि चाइना से डिमांड रिवाइव होगी, ये एक उम्मीद लगातार बनी हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका में जो क्रूड का जो भंडार है वो थोड़ा सा कम आया है, अनुमान जो था उसके कम आया है और उसके चलते भी कच्चे तेल को सपोर्ट मिला है। तो क्रूड है $76 के आसपास। गिफ्ट निफ्टी हमने हालांकि देखा कि 24,000 के बहुत ही क्रूशियल मुहाने पर आकर बाजार रुका है। शुक्रवार को प्रॉफिट टेकिंग का दौर हमने देखा है। आज थोड़ी सी तेजी के संकेत दे रहा है और धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि तेजी हल्की ही सही बट ये बढ़ रही है। 47 अंकों के आसपास की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि एफआईज के आंकड़े किस तरह के हैं और उसके बाद निफ्टी बैंक का भी हम डिम्पी के जरिए एनालिसिस करके अपने दर्शकों को देंगे। कैश मार्केट में 2 जनवरी को देखिए 1500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई थी 12 सत्र की लगातार बिकवाली के बाद, लेकिन 3 जनवरी को वही ढाक के 3 पात फिर से 4227 करोड़ रुपए की बिकवाली आ गई। तो कुछ कुछ बाजार के लिए नेगेटिव ट्रिगर्स भी हैं। Q3 के देखिए अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं। जितने थोड़े से वीक अपडेट्स की ही आशंका थी उतने नहीं आ रहे, थोड़े से बेहतर जरूर हैं। लेकिन आज HDFC बैंक की चाल किस तरह की रहती है उससे चीजें काफी हद तक साफ होंगी आगे के लिए। फिलहाल एफआईज की बातचीत कर लेते हैं। डिम्पी, लॉन्ग होल्डिंग किस तरह की है और फिर से एक बिकवाली का, बहुत ज्यादा तो नहीं बट 4000 करोड़ रुपए का ठीक ठाक कैश में बिकवाली का आंकड़ा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, 4000 करोड़ रुपए का कैश में बिकवाली का भी आंकड़ा आया और प्लस इंडेक्स ऑप्शंस में भी करीब 3000 करोड़ रुपए का बिकवाली का आंकड़ा आया है। कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है कि कुछ ज़्यादा वैसी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 17% पे चल रहे हो। देखो, नेट में पता किया जाता है कि आप क्या चल रहे हो। आप अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब होते तो शायद फिर ये नंबर्स वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आते, लेकिन आप ऑलरेडी बॉटम पे खड़े हो। आप तो बॉटम पे खड़े हो तो ये नंबर्स अगर नेगेटिव है भी तो कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एक और चीज़, नंबर का क्वांटम छोटा है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर देखें खासकर तो 3000 करोड़ का, इससे पहले 10 टाइम्स 20 टाइम्स तक के नंबर्स भी आपने देखे हैं। 50,000, 60,000, 40,000 करोड़ के नंबर्स भी हैं। तो पार्टिसिपेशन कम था, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। और पार्टिसिपेशन, क्योंकि एफआईज अभी थोड़ा छुट्टी पे ही चल रहे थे, लेकिन आज से मैं मान लूँगा कि एफआईज की वगैरह की सबकी छुट्टी खत्म और अब नए तरीके से काम का शुरू होगा। एक और पॉइंट, जब अभी आप एक ट्रिगर्स बता रहे थे कि बिजनेस के अपडेट आ रहे हैं, मेरे लिए बिजनेस के अपडेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार की अर्निंग्स का प्रोजेक्शन है कि हमारे ही रिसर्च एनालिस्ट या दूसरे चैनल्स के भी रिसर्च एनालिस्ट क्या प्रोजेक्शंस रखते हैं इस बार की अर्निंग्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अर्निंग्स पहला ऐसा बड़ा मुद्दा है जो कि इम्पैक्ट डालेगा। बोलेंगे नहीं डोनाल्ड ट्रंप की भी तो है, भाई डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन वो तो पता है ना कि उनका ऑफिस है, वो तो सिर्फ बियर करेंगे अपने ऑफिस को, अपने ऑफिस में शपथ ग्रहण लेके सिर्फ बैठेंगे। बोले नहीं वो तो फैसला भी लेंगे, वो तो उसके ड्यूटीज़ का फैसला लेंगे, वो तो लगाएंगे ड्यूटीज़ सब पे। भाई वो सबसे पहले इंडिया के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, उनके पास और भी 100 काम हो सकते हैं। तो इसलिए मैं उस चीज़ को थोड़ा सा सेकंड लाइन में ले आता हूँ, बट फर्स्ट लाइन पे जो इमीडिएटली इम्पैक्ट डालेगा वो अर्निंग्स डालेगा। तो ये बिजनेस का अपडेट फिलहाल की हमने जो लिस्टिंग की है, यानी कि कहाँ पे कमज़ोर है कहाँ पे ठीक है, 1 मिनट के लिए जरा स्क्रीन पे वही रखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय लिखा हुआ। तो ये बिजनेस अपडेट एक बार आप मोटा मोटी समझ लीजिए, इससे जुड़े हुए स्टॉक्स का थोड़ा इम्पैक्ट भी आएगा और दूसरा अर्निंग्स का इम्पैक्ट बहुत अच्छे से कैलकुलेट होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार अर्निंग्स से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और अगर मैं इससे पूछा जाए कि दूसरा फिर अहम ट्रिगर क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, तो मैं बोलूँगा वो बजट को लेकर प्रिपरेशन या सुगबुगाहट जो मार्केट के अंदर चल रही है। मार्केट के अंदर 2 हिस्सों में बातचीत चल रही है। मैं आज एफआईज का एंगल छोड़ के सिर्फ आपको बजट पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अब एफआईज के साथ साथ इनकी भी इम्पोर्टेंस है। अब आप बजट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, आज ऑलरेडी 6 तारीख हो चुकी है, आपकी एक्सपायरी 29 तारीख 30 तारीख के आसपास की है। ट्रेडिंग डेज अगर छुट्टी वुट्टी के सब काउंट कर लिया जाए तो सिर्फ 20 ट्रेडिंग सेशंस है। इस 20 ट्रेडिंग सेशन में 20 खबरें आएंगी कम से कम आपके पास सेक्टोरली। तो सेक्टोरली चर्निंग होगा, अर्निंग्स का मूव आएगा।
तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एफआईज पे, जो आपने पूछा। 17% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस एफआईज की होल्डिंग की है। ये बेस बनाने के लिए अच्छी है। 12 से लेकर, आई रिपीट माई सेल्फ, 12 से लेकर 15 तक का एक बेस बनता है और टिपिकली वहाँ से मार्केट में पुल बैक आता है। और ये पुल बैक कोई छोटा मोटा नहीं होता, बड़ा पुल बैक होता है। तो आई होप सो कि दोनों ट्रिगर्स जो मैंने आपको गिनवाए, फर्स्ट इज बजट एंड सेकंड इज अर्निंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कुछ भी ठीक रहता है तो ये आपके काम आ सकता है, क्योंकि आप बॉटम पे ऑलरेडी खड़े हो। प्रॉब्लम कहाँ है सर? फिर बाजार चल क्यों नहीं रहा अगर हम बॉटम पे खड़े हैं? 17% एफआईज लॉन्ग होल्डिंग लेके खड़े हैं। वो है थोड़ा बहुत रिटेल की चर्निंग का भी होना। रिटेल को एक झटका लगना भी बहुत ज़रूरी है। रिटेल के पास 67 to 68% की लॉन्ग पोजिशंस हैं। आई रिपीट, डीआईज के पास लॉन्ग पोजीशंस जो है वो 50% के आसपास हो गई हैं। तो डीआईज 50%, ये भी ऑलमोस्ट मेजोरिटी में आ चुके हैं। अब एफआईज के पास ऑलरेडी 67% है, ये भी है। बस एक जो मेजोरिटी में नहीं है, जो माइनॉरिटी में चल रहा है, वो एफआईज है, जहाँ पे करीब 17% की लॉन्ग होल्डिंग्स है। अगर आप मेरे से पूछेंगे रिटेल ने क्या बजट की तैयारी कर ली है, तो मैं बोलूँगा हाँ, इसलिए माल नहीं कट रहा। अगर मैं बोलूँगा कि क्या डीआईज ने बजट का माल धीरे धीरे मार्केट के अंदर भर दिया या अर्निंग्स का माल भर दिया है, तो मेरा जवाब होगा उसमें भी काफ़ी हद तक हाँ। क्या एफआईज का भारतीय बाजारों पे रुख बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव हो गया है? तो उसका जवाब है ना। वो शायद इस बार के बजट और इस बार की अर्निंग्स को बहुत गंभीरता से देखेंगे। वजह मैं आपको बता दूं, जिस जगह पर आके खड़े हैं वो इंडियन मार्केट से बाहर नहीं जा सकते। उनकी मजबूरी है कि इंडियन मार्केट्स के अंदर रहना और बहुत बढ़िया तरीके से रहना है। तो उनको ट्रिगर्स तो चाहिए। अगर ट्रिगर ला दोगे तो जल्दी आ जाएंगे, ट्रिगर नहीं आए तो उनको फिर थोड़ा समय लगेगा। इसलिए आप जितने भी हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट आते हैं, बड़े मार्केट के दिग्गज पीएमएस वगैरह मैनेज करते हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इस साल थोड़ा ठंडा रहेगा। ठंडा वजह वो यही बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपके पास ट्रिगर्स नहीं है उनको इन्वाइट करने के लिए। आप अपने घर में मेहमानों को कब बुलाएंगे? कुछ ट्रिगर तो हो, बच्चे का जन्मदिन हो, आपने घर का मुहूर्त करना हो। ऐसे थोड़ी ना अपने घर में 50 लोगों का खाना कर लोगे, जी 50 लोग आ जाओ हमारे घर पे खाना है। सामने वाला पूछेगा ना कि क्यों खाना है, क्यों आए हम आपके घर पे, क्यों सेलिब्रेशंस करें? तो आप बताओगे ना बच्चे का मुंडन हुआ है जी, हमारे घर में जन्मदिन है बच्चे का, या हमने नया मकान खरीदा, नई दुकान खरीदी है। कोई तो वजह होगी। सेम एफआईज का जब आप इन्वाइट करोगे तो कोई तो वजह गिनवाओगे कि मेरा बजट अच्छा है जी आ जाओ, मेरे पास अर्निंग्स अच्छी है जी आ जाओ, मेरे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं आ जाओ। तो बहुत सारी चीज़ों से आप जूझ रहे हो। एक भी अच्छा इनविटेशन एफआईज को बुला सकता है, वही सिर्फ रूठे हुए बैठे हैं, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत है नहीं। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर्स अभी कम आप देख रहे हैं 3000 करोड़ रुपए के आसपास के, ये कुछ ज़्यादा चिंता विंता करने की बात नहीं है। मैं इसी के साथ में एक पॉइंट और भी जोड़ देता हूं, हालांकि एफआईज का नहीं है बट उसमें एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो है पुट कॉल रेशियो। एक बार अगर दिखा पाएँ तो वो है 86 और 83। ये फेयर वैल्यू पे आके मार्केट खड़ा हुआ है। तो फिर ये सब चीज़ों का फिर लबोलब आप क्या हुआ सर? सारे पॉइंट सुन लिए, एफआई सुन लिया, पीसीआर सुन लिया, इनविटेशन वाली लैंग्वेज सुन ली, सब कुछ सुन लिया, फिर लबोलब आप क्या है? लास्ट लाइन में बताओ। लास्ट लाइन का मतलब है एक्युमुलेशन, इकट्ठा करो, धीरे 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 करके माल को इकट्ठा करो। हमने आपको 23,800 पे करवाया था तो 24,200 तक गए, वापस आप 24,000 पे आए। धीरे धीरे फिर से इकट्ठा करो, 23,800 का स्टॉप लॉस लगा के धीरे धीरे माल को इकट्ठा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में भर लो, मैं कभी नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि धीरे धीरे करके माल को इकट्ठा करो, और जहाँ आपको लगे कि मेरे पैसे बन गए हैं वहाँ पे धीरे धीरे करके बाहर भी जाओ। फिर मेरे या किसी और के सुनने की वेट मत करो, फिर अपना विवेक का इस्तेमाल करो और आगे निकलो। तो ये एफआईएस की पोजीशनिंग भी हमने समझी और पुट कॉल रेशियो भी एक बार डिम्पी ने हाईलाइट किया। पर डिम्पी, एक बार निफ्टी 50 पे क्या रणनीति होनी चाहिए ये समझेंगे आपसे, क्योंकि काफ़ी उथल पुथल तो ज़रूर देखने को मिली पिछले हफ्ते, पर कहीं ना कहीं 24,000 के लेवल को हम डिफेंड करते हुए नजर आए। कितना अहम सपोर्ट लेवल है ये, और यहाँ से क्या होनी चाहिए आगे की चाल? देखिए 24,000 एक पड़ाव है, 24 के बाद फिर 23,800 दूसरा पड़ाव है। 23,800 की इंपॉर्टेंस 24,000 से थोड़ी ज़्यादा है। वजह आपको पता ही है, वो 200 दिनों की एवरेज है। तो ये बीच का रास्ता है 24,000, बट हाँ फिर भी 24,000 पे रोक देते हो, ये पहला कन्विक्शन का साइन है, ये पहला पॉइंट होता है। आज आपको गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट दिख रहा है, हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि गिफ्ट निफ्टी जितना भी आपको दिख रहा है उस हिसाब से नहीं खोलेगा। मेरे हिसाब से थोड़ा कम खोलना चाहिए गैप, उसके बाद थोड़ा खींचना चाहिए मार्केट को। बट ठीक है, फिर भी मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये 100-200 पॉइंट का ही रोल है इसके अंदर। 23,800 की इंपॉर्टेंस है। पहले मैं आज लेवल्स पे आ जाता हूँ।
23,800 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए पहला सपोर्ट है। 23,500, 23,300, ये दो सपोर्ट में आपको गिनवा रहा हूँ। ये गिनवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा। क्यों गिनना होगा? देखिए 23,500 अर्निंग्स प्लस बजट का है, 23,300 अर्निंग्स प्लस बजट प्लस डोनाल्ड ट्रंप का है, तो तीनों के लेवल्स है। अगर इन तीनों की ही मिसाइल आप लॉन्च करने जा रहे हो, यानी कि तीनों से एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो और तीनों फेल हो गए, तो आप ट्रस्ट में 23,300 आओगे ट्रस्ट करने के लिए, 100% आओगे। अगर इन तीन मेजर ट्रिगर्स में से दो ट्रिगर्स ठीक हुए, एक ट्रिगर खराब हुआ, तो 23,500 तक भी आ सकते हो। और अगर इन तीनों ट्रिगर्स में से तीनों ही ट्रिगर्स ठीक रहे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं हुआ बट ट्रिगर्स ठीक रहे, तो तब आप 23,800 को ब्रेक नहीं करोगे। तो मैंने आपको भाव और भावनाएं दोनों जोड़ दिया इसके साथ में, ठीक है जी। तो 23,800 मोटा मोटी आपके लिए पहला पॉइंट हो गया, 23,500 दूसरा पॉइंट, और एक्सट्रीम जाओगे 23,300। इनकी सर प्रोबेबिलिटी भी बता दो, चांसेस कितने आने के। मेरे हिसाब से 23,800 23,500 का ही लास्ट बेस होगा, इसके बाद बाजार नीचे नहीं जाएगा। ऊपर आते समय कहाँ पे जा सकता है, क्योंकि आप 24,000 पे बंद हुआ, छोटा गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पहले 24,200, 24,500, 24,800, ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आई रिपीट, 24,200, 24,500 और 24,800, ये आपके लिए तीन रेजिस्टेंस भी हो जाएंगे। 24,200 के ऊपर आते ही आप ठीक होने लगोगे, आपका बुखार उतरने लगेगा, आपको फील गुड होगा, आपको मार्केट में रहने में मज़ा आएगा और आपको अर्निंग्स भी अच्छे से चश्मे से दिखेंगी। और जैसे ही आप 24,000 के नीचे रहोगे, अच्छी अर्निंग्स भी इसी चश्मे से आपको ख़राब दिखने लग जाएगी। वो सिर्फ भावनाओं का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक। तो आप मोटा मोटी ये मैंने आपको लेवल्स बता दी। अब मैं एक पॉइंट और ख़त्म करके फिर मैं निफ्टी से बाहर आ जाऊँगा, वो है इसका ओपन इंटरेस्ट। देखिए सृष्टि, जब हम इसके अंदर एंटर करके गए थे तो करीब 5 लाख से कम का ओपन इंटरेस्ट था। इस बार जो ओपन इंटरेस्ट है वो 5 लाख को थोड़ा ज़्यादा हो गया है, यानी कि ऑलरेडी पोजीशंस काफ़ी लॉक हुई पड़ी हैं। थोड़ा सा हिलाने शेक करने की ज़रूरत है। ये शेकिंग दोनों के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये शेकिंग मजबूती वालों के लिए भी हो सकती है और मंदी वालों की सकती है, इसलिए मैं बार बार एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्यूमुलेट। अगर मान लो मजबूती वालों के लिए है तो उनको मौका मिलेगा माल इकट्ठा करने का, है ना, धीरे धीरे करके इकट्ठा करो। और अगर आप तेज़ी वाले हैं तो, और अगर आप मंदी वाले हैं तब भी आपको एक मौका मिल सकता है अपने धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स को बुक करने का। तो दोनों के लिए एक शेक रिक्वायर्ड है, आना भी चाहिए। आई होप सो कि आ भी जाएगा। अब आप देख के इसमें थोड़ा ट्रेड लीजिएगा। 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ये घट के 10-20 हज़ार घटना चाहिए या तो बढ़ना चाहिए। एक और पॉइंट, 70 पॉइंट्स का ही सिर्फ प्रीमियम रह गया, पहले प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा था। रेंज आपको बता दी, एकुमुलेशन करने की रेंज बता दी, कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको निफ्टी का बता दिया। निफ्टी के मुकाबले अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक आज ज़्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की तिमाही अपडेट्स आए हैं और अपडेट्स मिले जुले आए हैं, थोड़े से नेगेटिव साइड पर हैं, क्योंकि जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है वो लोन ग्रोथ से बेहतर रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है मर्जर के बाद कि एलडीआर रेशियो यानी कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो 100% के नीचे आया है। एक अच्छी चीज़ डिम्पी ये है बस कि शुक्रवार को हमने एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में हमने 2-2.5% के आसपास की गिरावट देखी। तो क्या ये डिस्काउंटेड है, ये एक सवाल जरूर है, लेकिन आज ये फोकस में जरूर रहेगा। देखते हैं कि कैसा रिएक्शन आता है एचडीएफसी बैंक के शेयर में। निफ्टी बैंक में क्या करें, आज रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या बाजार खुल जाने दें, एचडीएफसी बैंक का रिएक्शन देख लें, उसके बाद कोई डिसाइड करें? बिल्कुल, उसका रिएक्शन तो देखना ही चाहिए आपको, क्योंकि वो सबसे बड़ा कंटेंडर है, ना केवल वेटेज का बल्कि कन्विक्शन का। आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि जब आपका नया हाई लग रहा था, या फिर नया हाई नहीं भी लगा, उससे पहले भी जब मार्केट के अंदर लास्ट टाइम की मजबूती आई थी वो एचडीएफसी बैंक की ही वजह से आई थी। आप सबको याद होगा उस समय 1650 1600 के आसपास से ट्रेड किया करता था, ये खींच के आपको 1850 तक ले गया। इसके 200 पॉइंट चलने से आपके 200 दिनों की एवरेज बच गई। इसके 200 पॉइंट चलने से आप कम से कम 500 से 800 पॉइंट ऊपर आ गए थे, और मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी को तो 2000 पॉइंट ऊपर आना पड़ा। तो एचडीएफसी बैंक की इंपॉर्टेंस तो है। रही बात आप ये कह रहे हैं कि नंबर्स में क्या इसका अपडेट डिस्काउंटेड है, तो मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है, काफ़ी हद तक। वजह इसलिए नहीं है कि इसका बिजनेस अपडेट आया, वजह इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी इसको प्राइस इन कर रहा है। और जिस डिपॉजिट और जिस लोन ग्रोथ की आप बात बोल रहे हैं, ये कासा डिपॉजिट्स की प्रॉब्लम ना केवल बड़े बैंकों के साथ है, छोटे बैंकों के साथ भी चल रही है। तो ये कासा डिपॉजिट्स की प्रॉब्लम्स है, ये तो है ही। दूसरी बात,
मेरे को लगता नहीं कि एज सच इतने बड़े साइज के बैंक के अंदर कोई लोन ग्रोथ एकदम से स्लो डाउन हो जाएगी और कोई सरप्राइजिंग फैक्टर आएगा। अगर आएगा भी या होगा भी या आने वाला भी होगा, वो एक क्वार्टर में नहीं आएगा, एक बिजनेस अपडेट में नहीं आएगा। उसके लिए कम से कम आपको 2 से 3 बिजनेस अपडेट देखने होंगे, क्योंकि जाइंट है ना, बड़ा है। ये कैसे आपको एक बिजनेस अपडेट में बता देगा कि हम स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहे हैं या हमारी ये मेजर प्रॉब्लम है, अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई मेजर एडजस्टमेंट इनके अकाउंट्स में ना हुई हो। वो मेरे को दिखी नहीं। मैंने भी रात को चेक किया HDFC बैंक के सारे अपडेट वगैरह सब, मैंने भी समझा, फिर सुबह भी थोड़ा और ब्रशअप किया इसको, बट मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। अब आती है HDFC जनित निफ्टी बैंक पे क्या करना चाहिए। HDFC बैंक को अगर आप निफ्टी बैंक में जोड़ देंगे तो वैसी कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा पॉइंट, 50,500 इसका 200 दिनों का एवरेज है, वो टेस्ट नहीं हुआ था, 1-2 बार हुआ बट वहाँ से आ गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि 50,500 इस HDFC बैंक के नंबर्स को डिस्काउंट करने के लिए क्वाइट एनफ है, बहुत ज़्यादा है। आप 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर अंदर में एडजस्ट कर जाएंगे और मेरे को लगता भी नहीं है कि इतना गिरावट आएगी भी। मेरा ऐसा मानना है कि कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। हो सकता है HDFC बैंक ऊपर ही आ जाए और कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी बैंक को भी और ड्रैग करके ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो मैं आज HDFC से ना डरा हूँ, ना घबराया हूँ, ना ही मैं निफ्टी बैंक से डरा के घबराया हूँ। मेरे पास पुट कॉल रेशियो 0.83 की है। दूसरा पॉइंट, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर FIs की होल्डिंग कम है, 2 मेजर कंटेंडर है, फर्स्ट इज IT एंड सेकंड इज बैंक। बैंक के अंदर निजी बैंकों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आ सकती है इस बार के क्वार्टरली नंबर्स के अंदर। तो मैं बिजनेस की अपडेट की वैल्यू छोटा करके आने वाले नंबर्स की वैल्यू को थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी उसके अंदर फिट बैठेगा। दूसरा पॉइंट, करना क्या है सर, एक्युमुलेट करना है, धीरे धीरे इकट्ठा करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो 10 में से 2 लॉट ज़रूर लेता और इसको 50-500 के जस्ट नीचे के स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता। और अगर मेरे 50-500 के आसपास और मिलता तो मैं 2 की जगह 4 लॉट लेता 10 में से, और मैं 50-500 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगाता। इसलिए मैं आपके सामने जो स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा वो 50-500 का पहला और 50-300 का दूसरा स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा। टारगेट के लिए पहला 51,200, फिर 51,500 तक की रेंज है। अगर ये पार हो जाएगा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नियर बाय का स्टॉप लॉस रखना है तो आप 50-800 का भी रख सकते हैं, हमने आपकी स्क्रीन पर वो भी छापा है। ठीक, तो मेरे लिए एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज बाजार को फिर से एक कंसोलिडेशन रेंज का समझता हूँ। मेरे लिए स्लाइटली ये एक्युमुलेशन करने का समय है। मैं बहुत एग्रेसिव नहीं हूँ, बहुत डिफेंसिव भी नहीं हूँ, बट हाँ, एक्युमुलेशन के मौके नहीं छोड़ूंगा, ये बात भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है अगर सब कुछ चंगा सी टाइप रहा ना, तो फिर आप बजट से पहले एक ठीक ठाक रैली, जो मैं बैंक निफ्टी के नंबर्स में बता देता हूँ, अभी 51,000 है, रफ पकड़ लें, तो मेरे हिसाब से 2,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली और कम से कम 700 से 800 पॉइंट की निफ्टी की रैली अभी ड्यू है। वो अगर सब कुछ चंगा सी टाइप रहा, कोई ब्लंडर वगैरह नहीं होता, तो आ जाएगी, आराम से आनी चाहिए। ये डाटा प्रोजेक्ट कर रहा है। आगे खैर बढ़ जाते हैं। अब मेरे साथ मेहमान धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मोटा मोटी आपके सामने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। देवांग शाह मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देवांग भाई नमस्ते, शुक्रिया समय देने के लिए। एक बार आपका टेक निफ्टी बैंक निफ्टी पर, फिर शेयर्स के बारे में करेंगे चर्चा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग डिम्पी जी। बात करें निफ्टी की तो ओवरऑल अभी ओवरऑल अंडरटोन पॉजिटिव है। डेफिनेटली हमने एक प्रीवियस सेशन में थोड़ा करेक्शन देखा था, बट आई थिंक सपोर्ट से जिस तरह से हमने अपसाइड देखा था, तो आई थिंक यहाँ से अभी भी और अपसाइड देखने मिल सकता है। 24,200 एक रेजिस्टेंस है नियर बाय, अगर ये भी लेवल क्रॉस करता है तो और अपसाइड देखने मिल सकता है। सपोर्ट की जहां तक बात करें, 23,850 निफ्टी के लिए सपोर्ट है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है अराउंड 50,500 एंड फिर रेजिस्टेंस 51,500 है, तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी रेंज के बीच में हमें देखने मिल सकता है। ठीक है देवांग, गुड मॉर्निंग। चलिए, देवांग से भी हमने निफ्टी के और निफ्टी बैंक के लेवल्स चेक कर लिए। देवांग, स्टॉक स्पेसिफिक आज मूवमेंट आप कहाँ देख रहे हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक रहेगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर के डेली चार्ट पे एक स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। तो बाटा इंडिया खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 1429, टारगेट है 1498।
नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टाइटन। टाइटन की बात करें तो प्रीवियस सेशन में काफी अच्छा एक अपसाइड ट्रैक्शन देखा था स्टॉक के अंदर, एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, तो आई थिंक हमें लगता है इसमें टाइटन में भी और अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 3375, टारगेट है 3570। बाटा को खरीदने की सलाह है और टाइटन को खरीदने की सलाह है। टाइटन में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है और हमने शुक्रवार के सत्र में देखा था कि टाइटन ही टाटा ग्रुप के जो बाकी भी स्टॉक्स थे वहां पर भी मोमेंटम था। टाटा मोटर्स में भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी। तो ये दो शेयर आपके लिए ट्रेड करने के लिहाज से आगे और भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनके भी हम ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे और थोड़ी देर में हमारे सहयोगी जुड़ जाएंगे, क्योंकि तमाम बड़ी कंपनीज के बिजनेस अपडेट्स आए हैं और ऐसी कंपनीज के आए हैं जो कहीं ना कहीं अपने अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं अच्छे से, और उनके अपडेट्स जान के आपको अंदाजा लग जाएगा कि नतीजे किस तरह के आगे आने वाले हैं। लेकिन देवांग, एक काम कीजिए, चूंकि हम क्रूड में देख रहे हैं कि लगातार उबाल है, $76 के ऊपर कच्चा तेल सस्टेन कर रहा है और उम्मीदें ये हैं कि शायद सस्टेन करे, आगे डिमांड कुछ बड़ी इकोनॉमी से बढ़ने की उम्मीद है। ओएनजीसी में जिनके लॉन्ग्स हैं, हमने शुक्रवार को बड़ी तेजी देखी है, निफ्टी का टॉप गेनर भी था, क्या उसको होल्ड करें और क्या फ्रेश तेजी कर सकते हैं या फिर डिप का इंतजार करें? सो ओएनजीसी की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स में हमने देखा था प्रीवियस सेशन वॉल्यूम के साथ अपसाइड रिज्यूम किया था, और 264 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए नियर, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर इसमें एंट्री की सलाह रहेगी। अगर 264 लेवल्स को ब्रेक करता है तो पॉसिबल है 275 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट है 250 रुपीज का स्टॉप लॉस है, सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक में। ओएनजीसी को लेकर ये व्यू, इस लेवल पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि बिजनेस अपडेट्स कौन सी कंपनीज क्या हैं। एचडीएफसी बैंक का तो हमने नाम लिया, अभी इंडसइंड बैंक का भी हमने नाम लिया, लेकिन अपडेट्स किस तरह क्या हैं, क्या कुछ नोटिस करने वाली वहां पर चीज़ है, ये जान लेते हैं। और ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स कौन सी आए हैं ये भी समझेंगे। हमारे दो सहयोगी शरद दुबे और वरुण दुबे दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग शरद, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और आप बिजनेस अपडेट से शुरू कर लीजिए। बताइए बिजनेस अपडेट्स किस तरह के हैं, उसके बाद हम खबरों वाले शेयर पर जाएंगे। अभिषेक, सबसे पहले मैं बताऊंगा जो बीएफएसआई स्पेस में जो है पेन देखने मिल रहा है। एमएफआई के लेंडिंग में इश्यूज आ रही है, लोन ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके कारण मेजर बीएफएसआई कंपनीज में थोड़ी जो है पेन देखने मिल रही है। एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, इंडसइंड बैंक देख लीजिए, बंधन बैंक, स्मॉल कैपिटल फाइनेंस बैंक जितने हैं वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। हालांकि बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे एक आउटलायर है, यहाँ पे जो है लार्जली इनलाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स बजाज फाइनेंस से आए हैं, क्योंकि उनके एयूएम और कस्टमर एडिशंस में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। और ऑफ कोर्स वेदांता, अदानी, विल्मर में इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए। और कंजम्पशन स्पेस से बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स डाबर के हैं, बट मैरिको, नाइका में अच्छी जो है परफॉर्मेंस देखने मिली है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, तो यहाँ पे एडवांस ग्रोथ जो है लोअर देन एक्सपेक्टेशन था, सिर्फ 3% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला। और एनालिस्ट का मानना है कि आगे जाते हुए निम्स में प्रेशर देखने मिल सकता है। वही इंडसइंड बैंक में भी देखें तो एडवांसेज और डिपॉजिट जो अनुमान से जो है कम आया है। और इसके अलावा बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी स्टोरी सेम है। तो बैंकिंग नेम्स में जो है यहाँ पे वीकनेस देखने मिल रहा है। मैरिको की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। इंटरेस्टिंगली जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ है वो मिड टीन्स यानी कि 13 से लेकर 17% तक ग्रोथ आगे जाके कर सकती है। और आगे जाते हुए जो फुल ईयर डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस है कंपनी मेंटेन करके रखी है। डाबर की बात करें तो लो सिंगल डिजिट कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ आया अनुमान से कम, यानी कि 1 से 3% का ग्रोथ, और फ्लैटिश एबिडा देखने का गाइडेंस दिया, यानी कि जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है आगे जाते हुए। एनबीएफसीज की बात करें तो एमएनएम के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एसेट क्वालिटी स्टेबल रहा है। एल&टी फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे रिटेल डिस्बर्समेंट सिर्फ 4% आया है और यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और ऑफकोर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, एयूएम 26% ग्रो किया और डिपॉजिट्स में भी 19% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। लेकिन नायका एक सरप्राइज पिक है, यहाँ पे नेट रेवेन्यू ग्रोथ जो है हायर देन मिड 20s जो है ग्रोथ देखने मिली है 22 से लेकर 27% तक का। और बहुत क्वार्टर बाद जो है ब्यूटी पर्सनल केयर जो वर्टिकल है वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। हालांकि फैशन सेगमेंट लार्जली इनलाइन रहा है। तो ये तो आपके पूरे Q3 अपडेट्स देखने मिले और इसकी पूरी जो लेखा जोखा है मैंने आपको एज अ समरी बना के आपको दे दिया। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से स्क्रीन में कि यहाँ पे जो है पूरा इम्पैक्ट Q3 इम्पैक्ट का आपको देखने मिलेगा। और अभी थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले एंजल वन का भी आया था, जहाँ पे उनके नतीजे जो हैं अनुमान से कमज़ोर था और ये नोन था कि ब्रोकिंग हाउसेस के लिए थर्ड क्वार्टर जो है वीक होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट Q3 अपडेट्स अभिषेक देखने मिले हैं।
चलिए Q3 अपडेट्स तो बता दिए शरद आपने, लेकिन खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, क्योंकि खबरें भी बहुत आई है ओवर द वीकेंड। जी बिल्कुल वरुण, जो लिस्ट बन रहा है वो बढ़ते ही जा रहा है, तो हमने तो ऑलरेडी कम से कम 30 Q3 अपडेट्स अपडेट कर दिए। ओके, लेकिन अभी 6-7 और खबरों वाले शेयर्स बाकी, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। आईटीसी के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज आईटीसी होटल्स का जो है रिकॉर्ड डेट होने वाला है, जो शेयर होल्डर की एलिजिबिलिटी होती है। अगर आप 10 शेयर्स होल्ड करते हैं आईटीसी की, तो आपको जो है 1 शेयर मिलने वाला है आईटीसी के होटल का। एचडीएफसी बैंक की जो है ऑफकोर्स आरबीआई ने भी अप्रूवल दे दी कि वो अपने 9.5% स्टेक बढ़ा सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। स्टील स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। रिपोर्ट्स आ रही है कि गवर्नमेंट एक अनदर राउंड, एक नई राउंड जो है स्कीम ला सकती है पीएलआई की स्टील सेक्टर के लिए। सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट पोटेंशियल 2700 करोड़ रहेगा। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को भी जो बोर्ड की अप्रूवल आई है कंटेनर ट्रेनर ऑपरेटर लाइसेंस को लेके सिकाल मल्टी मॉडल से। एनटीपीसी की रिन्यूएबल आर्म को 1000 मेगावाट का जो है एक सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट मिला है। और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। यहाँ पे मिलिंद नागनूर जो COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑफकोर्स बैंकिंग की Q3 अपडेट्स वीक आ रही है, पर यहाँ पे थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ नेगेटिव आ रहा है। तो ये अहम स्टॉक से खबरों वाले। लेकिन वरुण, बहुत सारे ब्रोकरेजेस भी आए। Right. ऑफकोर्स Q3 अपडेट्स के भी थे और उसके अलावा भी नॉन Q3 अपडेट पे थे। तो क्या क्या ये ब्रोकरेजेस थे? चलिए फिर Q3 अपडेट के साथ ही शुरू करता हूँ। और आज का दिग्गज HDFC बैंक, इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई है। और जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि नो डाउट लोन ग्रोथ जो है वो थोड़ी वीक रही है, लेकिन ब्रोकरेजेस का फोकस जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ पे है। और ये कह रहे हैं कि नो डाउट लोन ग्रोथ थोड़ी वीक रही है क्योंकि उसमें बेस इफेक्ट भी आपको देखने मिला है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ 15-16% के आसपास की कंपनी ने डिलीवर की है। उसके चलते जो LDR यानी कि जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है, जो कि इस कंपनी के लिए, इस बैंक के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात बना था पिछले कुछ क्वार्टर से, वो अब कहीं ना कहीं 100 के नीचे आ चुका है। और ये ब्रोकरेज हाउसेस को अच्छा लग रहा है। इसके लिए मॉर्गन स्टैनली ने अभी भी ओवरवेट का कॉल 1975 का प्राइस टारगेट रखा है। और बर्नस्टीन अभी भी ओवरवेट का कॉल, आउट परफॉर्म का कॉल दे रहा है और 2300 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहा है। यानी कि लोन ग्रोथ थोड़ी ढीली रहने के बावजूद भी ब्रोकरेज हाउसेस ने कोई भी प्राइस टारगेट्स में बदलाव नहीं किए हैं क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, तो बोफा 8800 के प्राइस टारगेट दे रहा है। खरीदारी की सलाह है। AUM ग्रोथ जो है 6.4% के आसपास क्वार्टर देखने मिले। स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है न्यू लोन्स और कस्टमर एक्विजिशन पे, ये इनको अच्छा लग रहा है। और वहीं JP मॉर्गन भी ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 7300 का प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि ग्रोथ मोमेंटम जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, लेकिन 3 साल का AUM ग्रोथ CAGR जो है 29% के आसपास है। और लार्ज फाइनेंशियल कंपनीज के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा लग रहा है। L&T फाइनेंस, मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का कॉल, प्राइस टारगेट काटे हैं, 115 से काट के 112 का किया है। इन्होंने अपने EPS एस्टिमेट 2025 से 27 में भी कट किया है। और अपने जो रिटेल लोन CAGR ग्रोथ है, जो पहले 21% सोच रहे थे, वो अब ये 20% सोच रहे हैं। M&M फाइनेंस, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का कॉल, 285 का प्राइस टारगेट है। प्राइस टारगेट में चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन इन्होंने अपने EPS एस्टिमेट जो है वो घटा दिए हैं। CAGR लोन ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन जो है पहले 15.8 था, अब इसको घटा के 14.6 किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट कॉल 270 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि ओवरऑल लोन ग्रोथ जो है 2.5% के आसपास क्वार्टर देखने मिली है। पिछले बार ये 6.7% थी, तो थोड़ा बहुत मॉडरेशन जो है वो यहाँ पे देखने मिला है। इंडसइंड बैंक, जेफरीज खरीदारी की सलाह दे रहा है, 1200 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि Q3 में जो लोन ग्रोथ है थोड़ी बहुत मॉडरेट हुई है, जो कि एक दिक्कत की बात है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा SBI कार्ड्स, इस पर नज़र रखिएगा क्योंकि नुवामा की एक रिपोर्ट आई है और अच्छा खासा अपग्रेड किया है इसको। प्राइस टारगेट 620 से बढ़ा के 850 का किया है। क्रेडिट कॉस्ट आउटलुक जो है वो सुधर रहा है, इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। अब बात करता हूँ FMCG कंपनीज की, तो मैक्वेरी, डाबर पे न्यूट्रल का कॉल, 560 का प्राइस टारगेट है। ये कह रहे हैं कि Q3 अपडेट जो है अनुमान से थोड़े बहुत कमज़ोर है। CLSA होल्ड का कॉल 582 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली भी इक्वल वेट का कॉल 531 का प्राइस टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लेकिन रूरल एरियाज़ जो है अर्बन के मुकाबले वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, तो इसको आप याद रखिएगा। मेरिको, CLSA 482 का प्राइस टारगेट, अंडर परफॉर्मर का कॉल यहाँ पे इन्होंने अभी भी रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहाँ पे मॉडेस्ट ग्रोथ देखने मिल सकती है, इनका कहना है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का कॉल 625 का प्राइस टारगेट, मैक्वेरी आउट परफॉर्मर का कॉल 570 का प्राइस टारगेट। यानी कि जितने भी FMCG कंपनीज थी वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस टारगेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है,
मॉर्गन स्टैनली की पेंट्स पे, और इन्होंने डीलर चेक किया है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि फेस्टिवल वीकनेस के बाद भी पेंट की डिमांड जो है वो थोड़ी बहुत सबड्यूड ही देखने मिल रही है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे थोड़ी हाई देखने मिल रही है, लेकिन हाँ रूरल एरियाज में थोड़ी डिमांड सुधर रही है। और आखिरी में मॉर्गन स्टैनली का एक इक्विटी आउटलुक है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया जो है सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, और BSE सेंसेक्स 2025 का इनका जो अपसाइड है करीब 18% के आसपास का है इनके बेस केस सिनेरियो में। इनको पसंद आता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स और टेक्नोलॉजी। ठीक है शरद और वरुण, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है ये Q3 के बिजनेस अपडेट्स की, और खबरों वाले शेयर भी ढेर सारे हैं। अच्छा, ITC में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आज चूंकि रिकॉर्ड डेट है डी मर्जर की ITC होटल्स की, तो 9 बजे से लेकर 9:45 पर स्पेशल प्राइस डिस्कवरी सेशन चलेगा, और शुक्रवार की जो क्लोजिंग का भाव है और आज जिस भाव पर 9:45 पर ये सेटल होगा, इन दोनों के अंतर को माना जाएगा कि ये ITC होटल्स का ये प्राइस होगा। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। ITC के शेयर में जो नॉर्मल जो ट्रेडिंग जो रिज्यूम होगी वो होगी 10 बजे से, तो इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन HDFC बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। आज नजर रहेगी, और बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट आई है वो तो ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो Q3 के अपडेट्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पर ही दिख रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य दिया है 2300 रुपये प्रति शेयर का, और मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग उस पर है 1975 रुपए के टारगेट के लिए। तो ब्रोकरेजेस ऐसे नेगेटिव कोई साउंड नहीं कर रहे हैं। एक बार जरा अपने एक्सपर्ट्स का व्यू लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोहता भी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके शेयर जानेंगे, लेकिन एक पहले राय आप HDFC बैंक के शेयर पर दे दीजिए। हमने शुक्रवार को देखा कि 2.5% का एक डीप कट देखा है। क्या फर्दर आप कोई डाउनसाइड देख रहे हैं, या फिर जो भी डिसीजन होगा, कोई भी अगर आपको इस पर एक्शन लेना है वो ओपनिंग के बाद ही आप सजेस्ट करेंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले तो आपको और दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जहां तक कि देखिए मेरा HDFC बैंक को लेकर सवाल है या ओवरऑल प्राइवेट बैंक को लेकर सवाल है, तो हम इस पे ओवरऑल बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। उसके मूलतः कुछ कारण ये है कि सबसे पहले जो एक वैल्यूएशन की कंफर्ट है वो आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी अच्छी है। 2.5 से 2.7 टाइम प्राइस टू बुक पे आपको औसतन बेसिस पर HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसी टॉप क्वालिटी फ्रेंचाइज मिल रही है। सेकेंड बात ये है कि इन कंपनीज में डेफिनेटली ये क्वार्टर में आपने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं आई, और इसके चलते शायद एक डिसअपॉइंटमेंट बाजार को देखने को नजर आ रहा है। बट इंपॉर्टेंट है कि इस समय पे इनका जो कवरेज रेशियो है उसको आप अगर से देखें तो ये बैंक्स ऐसी पोजीशन पे बैठी है जहां पर डिपॉजिट ग्रोथ अब कंपैरेटिवली बेटर आना शुरू हो गई है, और लोन ग्रोथ में कमी आती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी तक जो कंसर्न बना हुआ था बैंकिंग पूरे सेक्टर में वो था कि क्रेडिट ग्रोथ जो थी वो फास्ट थी, और लोन जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो काफी स्लो चल रही थी। अब कहीं ना कहीं इस चीज में एक ट्रेंड चेंज आया, और जो प्राइवेट क्वालिटी फ्रेंचाइज जो बैंक्स है जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस, इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ यहां पर पे कंपैरेटिवली बेटर होना शुरू हो चुकी है। तीसरी बात है कि क्रेडिट आपकी जो क्वालिटी है उसके अंदर में इन कंपनीज के अंदर जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स है वो काफी अच्छे रहे, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा क्रेडिट क्वालिटी का रिस्क यहाँ पर पे देखने को नजर नहीं आएगा। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि HDFC बैंक में जो करेक्शन आया, जहां पे स्टॉक ऑलमोस्ट 1900 रुपए के लेवल से 1750 के टाइप की जोन में आ चुका है, ये अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और आज अगर से कोई भी कारण से ये स्टॉक 1700-1690 के जोन में आता है तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की नजर से। एज अ डिस्क्लोजर, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS में बने हुए हैं। ऑलराइट, तो बैंकिंग के लिए क्या कुछ ट्रिगर्स हैं या किस तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं उस पर एक ब्रीफ भी दिया आशीष जी ने, और साथ ही HDFC बैंक जो है निचले स्तरों पे खरीदारी की राय आप कर सकते हैं। जी हाँ, HDFC बैंक जैसा दिग्गज पोर्टफोलियो स्टॉक ज़रूर है। पर इसके अलावा आज कुछ कंज्यूमर कंपनीज पर भी फोकस रहेगा, जहां पर दो कंपनीज के खास तौर से अपडेट्स आए हैं। एक तरफ देखें अगर मैरिको, तो वहां पर अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जहां पर Q3 अपडेट्स में कंपनी का कहना है कि मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ जो है हम आते हुए देख सकते हैं। जो भी एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे उससे बेहतर ग्रोथ यहाँ पे आते हुए दिखेगी। वहीं विपरीत साइड डाबर के नतीजों की बात करें, अपडेट्स
की बात करें तो वहां पर निराशा हाथ जरूर लगी है। कंपनी का कहना है कि जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है या फिर प्राइसिंग प्रेशर है, उसका इम्पैक्ट जो है अर्निंग्स पे दिख सकता है। एक बार आशीष जी आपसे ही समझेंगे, क्या मैरिको इन स्तरों पर भी पसंद आ रहा है और क्या डाबर यहाँ से और कमजोर हो सकता है, या कौन से लेवल्स ध्यान में रखें इन दोनों में? जी, तो देखिए मेरे हिसाब से डाबर या मैरिको इनमें एक अच्छा खासा हमने ओवरऑल करेक्शन पूरे पिछले 2024 में देखा है, और अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा एफएमसीजी के प्रति जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगी पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर में एक अच्छा पिकअप आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मानसून बेटर होने की एक 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 अच्छी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, वाटर रिजर्वायर्स जो लेवल है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं, तो जिसका बेनिफिट डेफिनेटली रूरल इकोनॉमी को मिलेगा, और जिसका इवेंचुअली जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज को मिलेगा। और तीसरा, जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के अंदर जो कंसर्न थे वो भी थोड़े से ईज आउट हुए हैं, तो जो कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज के लिए बेहतर होगा। और क्योंकि इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन आ चुका है, तो मुझे लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं अच्छी बेस बिल्डिंग यहाँ शुरू हो चुकी है। जहां तक कि पहले मैरिको का सवाल है, तो टेक्निकली आप देखेंगे 2630 पे बहुत बढ़िया बेस बिल्डिंग थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मैरिको में हो गई है, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 730 से 740 तक की एक अपसाइड मैरिको में देखने को नजर आ जाएगी। वहीं डाबर के अंदर में आपने देखा कि पूरे पिछले साल में कोई रिटर्न बने नहीं थे, और अब कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट एवरेज पर आ चुका है, जो कि 500 रुपए के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लॉन्ग टर्म के तौर पर रहेगा। हालांकि यहां से कोई बहुत जल्दी अपसाइड मुझे डाबर में नजर नहीं आती, बट एट द सेम टाइम मैं नहीं समझता कि कोई सिग्निफिकेंट डाउनसाइड भी यहां से देखने को नजर आए। तो एक न्यूट्रल व्यू मैं इस समय डाबर के अंदर में लूंगा, और एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक्स दोनों ही हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो हम इस समय पे एफएमसीजी पे थोड़ा सा अंडरवेट की पोजीशन लेके ही चल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि सेलेक्टिवली यहां से कुछ पोजीशंस डेफिनेटली बिल्ड करते हुए नजर आ सकते हैं। तो एफएमसीजी पर भी एक बार हमने व्यू समझा, पर आज फोकस रहेगा एसबीआई कार्ड्स पे भी, क्योंकि यहाँ पर नवामा का रेटिंग अपग्रेड आया है। हालांकि आप इसका एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से काफ़ी स्ट्रांगली जो है ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। पर देवांग जी आपसे समझेंगे कि यहाँ से और कितनी अपसाइड लगती है, क्या यहाँ पर कोई इंट्राडे मौके भी बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि नवामा तो 820 के टारगेट्स दे रहे हैं, रिड्यूस से रेटिंग बढ़ाकर अब खरीदारी की कर दी है। पर ऐसे में एक्साइटमेंट जरूर रहता है, पर इस एक्साइटमेंट में पार्टिसिपेट करना है या आप थोड़ा बच के चलें? तो एसबीआई कारकीब जहां तक बात करें, हमने देखा था प्रीवियस 740 के अराउंड जो ऑड लेवल से करेक्ट हुआ था, ऑलमोस्ट वहीं पर ही हमें 723 ऑड लेवल से वही राइट ऑफ क्लोजिंग है। तो 740 के आसपास अगर स्टॉक्स देखते मिलते हैं तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक की सलाह रहेगी। अगर 740 ब्रेक कर रहा है देन वापस री एंट्री की जा सकती है। तो ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 740 के अराउंड एक प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, 735 735 के अराउंड, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखे 700 रुपीज का। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। माफ़ कीजिएगा, नवामा का जो टारगेट है वो 850 का है, जो कि पहले 620 का था, और अब जो है उन्होंने रिड्यूस से रेटिंग बढ़ाकर अब खरीदारी की कर दी है, तो उसको लेकर भी एक्शन ज़रूर हम देख सकते हैं। आज एंजल वन के भी अपडेट्स आए हैं, जहाँ पर हमने देखा कि जो इनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो थोड़े से कमज़ोर ज़रूर रहे हैं। स्टॉक में हल्का फुल्का प्रेशर ज़रूर था। पर एक बार देवांग जी क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कि चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्योंकि हालांकि क्लाइंट फंडिंग बुक में महीने दर महीने ग्रोथ जरूर रही है, पर एवरेज डेली ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर महीने दर महीने 22% की गिरावट आती हुई दिखी है। एंजल वन क्या बता रहा है चार्ट्स, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप इसको? इस पे कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ सम कंप्लेंट्स। ओके ओके, माफ़ कीजिएगा देवांग जी, एकदम दिमाग से मेरे निकल गया। पर आशीष जी, क्या आप क्विकली एक बार लेवल्स बता पाएंगे हमें कि कौन से लेवल्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं? तो आप देखिए सृष्टि की ये स्टॉक बहुत एक अच्छे अप ट्रेंड में था पिछले काफी समय से। जब हम कैपिटल मार्केट्स की थीम की बात कर रहे हैं, जहां पर एक सिग्निफिकेंट रिटेल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला, तो एंजल वन उसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी था। बट ऑफ लेट जिस तरह से बीएससी एनएससी ने एफएनओ के ऊपर जो लिमिटेड आपके कहीं ना कहीं एक्सपायरी आती हुई नजर आ रही, उसका एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप
हमें F&O वॉल्यूम्स में देखने को नजर आया और जिसका सीधा इम्पैक्ट एंजल वन जैसे स्टॉक पर बनता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से इन द शॉर्टर टर्म मैं समझता हूँ जब तक स्टॉक 3,000 रुपए के ऊपर नहीं टिकता तब तक कि इसमें खरीदारी में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जहां तक के डाउन साइड का सवाल है, मेरे हिसाब से 2600 एक अट्रैक्टिव एरिया होगा जहां पर पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कोई पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस समय पे मैं समझता हूँ थोड़ी दूरी बनाए रखना चाहिए और 2600 रुपए की डिप पे इस पे खरीदारी करे तो बेहतर होगा। और जहां तक के मोमेंटम ट्रेडर्स की बात है तो 3,000 रुपए के पहले मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी स्ट्रेंथ यहां पर आती हुई नजर आएगी। तो 2600 के आसपास जो है एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 3000 के ऊपर जो है एक बड़ी अपसाइड नज़र आ रही है। ये हमने समझा एंजल वन के बारे में। इस बीच टाइटन के भी Q3 अपडेट्स आए हैं, उसके बारे में भी चर्चा ज़रूर करेंगे। पर उससे पहले आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर है आपकी नज़र? देखिए, पहले हम थीम समझेंगे और उसके बेसिस पे हम अपने स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन जो करेंगे। तो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में एक तो सबसे अच्छी बात है कि जो शादियों का जो वेडिंग का सीजन है वो काफ़ी अच्छा है और उसके अंदर में कंजम्पशन उसके चलते काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को नजर आएगी। दूसरी, जैसे हमने कहा कि रूरल इकोनॉमी में एक पिकअप देखने को नजर आएगा, उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे देखने को नजर आएगा। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि कुछ जो सेलेक्टिव डिस्क्रिशनरी आइटम्स है वहां पर भी एक अच्छी सेल्स होती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले हमें लगता है कि ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें वहां पर पे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नजर आएगा। आप टाइटन की बात कर ही रहे, तो मुझे लगता है टाइटन में भी उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। साथ ही साथ जो छोटी ज्वेलरी कंपनीज है, चाहे सेंको की या कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, तो इनमें भी एक अच्छा इंपैक्ट रहेगा। बट अगर से टाइटन के लेवल्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से 3250 3300 पे एक बढ़िया बेस टाइटन बना चुका है और हमें लगता है कि अपसाइड में 4,000 रुपए तक की अपसाइड पोजिशनली टाइटन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। दूसरा स्टॉक जो कंजम्पशन में हम प्ले करना चाहेंगे वो रहेगा ट्रेंड। ट्रेंड में आप देखेंगे मोर देन 800 स्टोर्स आज की डेट में यहाँ पर पे हमें देखने को नजर आ रहा है और जूडियो के अंदर में एक जबरदस्त एक्सपांशन ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन का भी इंप्रूवमेंट जूडियो के अंदर में देखने को नजर आया। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ के अंदर में रहेगी और ऑपरेटिंग मार्जिन का भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर अच्छा खासा देखने को नजर आएगा। टेक्निकली आप देखेंगे तो 7,000 पे स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया बेस बना चुका है और हमारा लक्ष्य 8500 तक की एक अपसाइड हमें लगता है ट्रेंड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये दोनों ही स्टॉक ट्रेंड और टाइटन हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स बीएमएस में बने हुए। जो दूसरी जो थीम हमें काफी पसंद है वो कैपिटल मार्केट्स की थीम है और वहां पर पे हम उन कंपनीज के अंदर फोकस कर रहे हैं जो रिकरिंग रेवेन्यू के अंदर में काफी प्रोमिनेंट है। तो वहां पर पे हमें लगता है सबसे पहले कि हमें नुवामा जैसी जो वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट है वो काफी पसंद है क्योंकि इस कंपनी के अंदर में साथ ही साथ रिकरिंग रेवेन्यू के साथ साथ जिस तरह से कैपिटल मार्केट्स के ऊपर एक अच्छा खासा एक्सपोजर है उसका बेनिफिट इसको मिलेगा और हमें लगता है कि 6,600 पे एक अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट स्टॉक अगर से होल्ड करता है तो 8,200 तक की अपसाइड नुवामा के स्टॉक में भी हमें देखने को नजर आ सकती है। अगेन एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक नुवामा भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स बीएमएस में बना हुआ है। तो बड़े टारगेट्स 3 काउंटर्स पे 2 टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स, यहाँ पर टाइटन और साथ ही ट्रेंड आशीष जी को फिलहाल पसंद आ रहे हैं और साथ ही नोवामा वेल्थ पर रखिए नज़र। पर टाइटन के नतीजों की बात करें तो एक अच्छी ग्रोथ जो है कंपनी ने तीसरी तिमाही में आते हुए दिखी है। जहाँ पर इनके ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो साल दर साल लगभग 26% की बढ़त है। वहीं वॉचेज और वेयरेबल सेगमेंट में भी 15% और आई केयर में 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो 3 बड़े सेगमेंट्स में एक डबल डिजिट ग्रोथ हमने देखी है टाइटन में और साथ ही मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी पॉजिटिव साइड है। जहां पर दिवाली में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला, बावजूद इसके कि गोल्ड प्राइसेस में काफी बढ़त थी, पर गोल्ड कॉइन्स की बिक्री जो है काफी स्ट्रांग रही, ऐसा कंपनी ने अपनी कमेंट्री में बताया है। तो कमेंट्री भी पॉजिटिव साइड ही है। पर चलिए इस पर फोकस जरूर रहेगा, देखते हैं आज टाइटन का शेयर कितना कमाल दिखाता है। पर फिलहाल देवांग शाह, आशीष चतुर्मोदा तो थे ही हमारे साथ, गौरांग शाह भी माफ कीजिए जुड़ गए हैं हमारे साथ, देवांग भाई भी हैं। गौरांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। HDFC बैंक का अपडेट आया है, एक बार आपने देखा है? अगर आपने देखा है तो एक बार आप इस पे कुछ कमेंट करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। पहले तो क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब से हम जुड़े हैं आपके कार्यक्रम के लिए। ट्रैफिक की परिस्थिति बंबई में आपको पता है, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। HDFC बैंक के कारोबार को लेकर के जो अपडेट्स आए हैं और बाकी अन्य कारोबार को लेकर के जो अपडेट्स आए डिम्पी भाई, मेरा और एडवांस टैक्स के जो आंकड़े आए
और जो अनुमानित टिप्पणियां अलग अलग मैनेजमेंट ने करी है, हमारा ये मानना है पहले तो तीसरी तिमाही के नतीजे थोड़े बहुत बेहतर आ सकते हैं। जो अनुमान था उससे थोड़ा बहुत आंकड़ा जो है वो थोड़ा निचले स्तर पर आया है, लेकिन बढ़त मिली है, ये ज्यादा जरूरी है देखना। और 2000 के पार के लक्ष्यांक की खरीदारी की राय है, और हमें लग रहा है कि नतीजे अगर बेहतर आते हैं तो ये लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर। यानी कुल मिला के आप इसमें कोई नेगेटिविटी ज़्यादा ढूंढ नहीं रहे। आपने एक थर्ड पॉइंट और बोली है कि इसके अंदर हो सकता है क्वार्टरली नंबर्स भी थोड़े बेहतर आ जाएं। चलिए कोई बात नहीं, अब आशीष चतुर्मोता से मैं ज़रा बार बार बातचीत करता हूँ और उनसे ज़रा समझते हैं कुछ एक और स्टॉक्स। आशीष भाई, ज़रा एक शेयर आप चेक करना, वो है बाटा इंडिया। ये जैन सीरीज़ का कितना बेहतरीन शेयर हो सकता है बाटा इंडिया सर? तो देखिए बिल्कुल डिम्पी, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए बाटा या बहुत से ऐसे कंजम्पशन नेम्स थे जिन्होंने पिछले 2024 में कहीं ना कहीं बड़े अंडर परफॉर्मेंस दिखाए। उनमें से बाटा भी ऐसा ही एक स्टॉक था जहां पर पे मार्जिन को लेकर के भी थोड़े डेंट हमें देखने को मिले और वॉल्यूम ग्रोथ भी हम कहीं ना कहीं इस पूरे 2024 में काफी खराब रही। अब मुझे लगता है क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिल चुका है, 2200-2300 की जोन से स्टॉक 1400-1500 की जोन पर आकर के कहीं ना कहीं अब बेस बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी आपको आने वाले समय में देखने को नजर आएगी। डाउन साइड काफी प्रोटेक्टेड लगती है, 1400-1380 पे एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन 3 से 4 महीने में ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1650 से 1700 की ट्रेजेक्ट्री दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है। एक ऐसे फंसा हुआ शेयर और भी है आशीष भाई, आपको भी खैर उसके बारे में पता होगा। उस शेयर का नाम है टाटा केमिकल्स। क्या वो भी चल सकता है? चलिए मैं एक एक्सपायरी नहीं देता हूँ, मैं उसको एक क्वार्टर दे देता हूँ। क्या अगले 3 महीने में टाटा केमिकल्स में कुछ चमत्कार होता है वो देखेंगे क्या? देखिए ये केमिकल्स जो स्पेस है वो थोड़ा सा अभी एक अलग एक जोन में चल रहा है जहां पर पे कुछ सेलेक्टिव केमिकल कंपनीज है जहां पर पे एक्सपोर्ट रिवाइवल हमें देखने को मिला। साथ ही साथ जो मार्जिन में भी एक डिप आई थी उनमें भी कुछ सेलेक्टिव कंपनीज है जहां पर पे रिकवरी देखने को नजर आई। बट अभी भी कहीं ना कहीं जो एक एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कंड्यूसिव नहीं है। स्टॉक्स में अच्छे खासे करेक्शन देखने को नजर आए बट अभी भी कोई भी रिकवरी या रिवर्सल के साइंस नहीं नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहां तक के टाटा केमिकल्स का भी बात है, सोडा ऐश के प्राइसेस को ये बहुत ही क्लोजली ट्रैक करेंगे और अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत इमीडिएट जल्दबाजी होगी जहां पर स्टॉक में कोई रिकवरी देखने को नजर आए। तो मैं समझता हूँ एक न्यूट्रल से साइडवेज ये स्टॉक रहेगा। 950,000 की जो जोन है वो एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है बट एट द सेम टाइम 1100 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं निकलता कोई बड़ी टेक्निकल अपसाइड टाटा केमिकल्स के स्टॉक में देखते हुए नजर नहीं आएगी। गुरांग भाई, मैं एक बार आपके पास वापस आ रहा हूँ। बजट आने में बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं है। मैं आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नहीं डालूंगा, ना ही मैं आपसे बोलूँगा कि आप धर्म संकट में चले जाएं। बस मैं बहुत ही सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आज की डेट में मेरे को बजट ओरिएंटेड, है ना, बजट ओरिएंटेड 1-2 शेयर खरीदने हों तो मैं कौन से खरीद लूँ? लिस्ट लंबी हो सकती है, 50-60 शेयरों की लिस्ट बनाई जा सकती है, लेकिन इतने खरीदे थोड़ी जा सकते हैं। गुरांग भाई ये तो आप भी जानते हो ना, इतने खरीदे थोड़ी जा सकते। इतना बड़ा बड़ा पीएमएस नहीं खरीद सकता, एक रिटेल के बेचारा क्या खरीदेगा। तो 1-2 शेयर आप मेरे को जरा बता दीजिए। कई बार क्या होता है ना, हम ज़्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में आसान आसान सी चीज़ें छोड़ देते हैं। दुविधा और दुर्लभ यही है डिप्पी भाई कि हम आकांक्षाएं और उम्मीदें बहुत बांध देते हैं, और ये हर साल होता है डिप्पी भाई। बजट जब भी आने वाला होता है तो 1-1.5 महीने पहले से ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। हालांकि हम सबको ये पता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के हाथ में और वित्तीय अनुशासन के साथ चलते हुए बहुत ही मापदंड वाला बजट होगा जो कि रोजगार खड़ा करेगा, देश की उन्नति प्रगति आगे बढ़ाएगा। खपत को लेकर के एक थोड़ी प्रश्न चिन्ह है, तो मुझे ये लग रहा है कि खपत को लेकर के इस बारी कुछ विशेष टिप्पणी और ध्यान और प्राविधान मेरे ख्याल से शायद वित्त मंत्री जी करेंगे। कुछ रियायतें निजी तौर पर जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी मिलने की संभावना लगती है ये सब। लेकिन एक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र जो अच्छा लगता है, और वहां से अगर एक कंपनी को मुझे चयन करना है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL,
मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ था। 280 और 300 के आसपास कामकाज करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर। पिछले हफ्ते शुक्रवार को 290 के आसपास का बंद था, खरीदारी की राय है। और क्योंकि हमें लग रहा है कि रक्षा क्षेत्र में आवंटन काफी होगा और एक्सपोर्ट को लेकर के भी एक बहुत बड़ा उत्साह है। दूसरा, अगर एक क्षेत्र मुझे पसंद करना होगा तो मैं ऊर्जा क्षेत्र को पसंद करूंगा, क्योंकि हमारा देश 77 साल से ज्यादा हो गए डिम्पी आजादी मिले हुए, लेकिन आज भी दुर्लभ है कि हम आज भी ऊर्जा की बहुत बड़ी किल्लत है हमारे देश में। और अगर ऊर्जा उत्पादन, थोड़ा बहुत वितरीकरण, सोलार, ग्रीन एनर्जी, तो टाटा पावर को पसंद करूंगा। टाटा पावर और बीएल ये दो शेयर हैं गुरांग सर के रडार पर, अगर आप बजट के लिए कुछ अभी खरीदारी करना चाह रहे हो तो। आशीष जी, बजाज फाइनेंस पर एक व्यू आप दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि हाल फिलहाल ये शेयर चला भी है और Q3 के बिजनेस अपडेट उम्मीद के मुताबिक आए हैं, ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत खराब हैं। नए लोन बुकिंग में 22% की बढ़ोतरी है, एओ में 26% का उछाल है और एक तिमाही में सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं। एक क्रूशल अपडेट ये है बजाज फाइनेंस के अपडेट्स में, हाल फिलहाल हमने देखा कि तमाम ऐसे ब्रोकरेजेस रहे हैं जिन्होंने 8,200 रुपए तक के टारगेट दिए बजाज फाइनेंस को लेकर। आपका व्यू क्या है बजाज फाइनेंस को लेकर? अभिषेक, हमारा भी मानना है कि बजाज फाइनेंस एक बहुत ही क्वालिटी फ्रेंचाइज है जिसने एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन और वैल्यू के अंदर में भी आपने देखा कि एक अच्छा खासा हमने प्राइस टू बुक पे इस कंपनी को आते हुए देख लिया। और अब क्योंकि बिजनेस में आप देख रहे हैं एक अच्छी खासी ग्रोथ अभी भी कंटिन्यूसली मेंटेन है, जहाँ पे 24-25% की ईएम ग्रोथ और लोन ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रहा है। साथ ही साथ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अब एनबीएफसीज के लिए जो जो छोटी एनबीएफसीज हैं उनके लिए फंड रेज करने में भी काफी चैलेंजेस हमें देखने को नजर आ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन इंडस्ट्री के अंदर देखने को नजर आएगा और जिसका क्लियर बेनिफिट बजाज फाइनेंस जैसी टॉप क्वालिटी फ्रेंचाइज को देखने को नजर आएगा। टेक्निकली भी आपने देखा कि किस तरह से स्टॉक ने 6,800 से 7,400 का जो मूव है वो बहुत ही कम समय के अंदर में लेकर आया और ये बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो अब मेरा मानना है कि 7,000 पे तो एक स्टॉक का अच्छा खासा बेस बन चुका है और अगर से थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लें तो मैं समझता हूँ स्टॉक जल्दी 8,500 रुपए तक की एक तैयारी आने वाले 3 से 6 महीनों में करता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली एनबीएफसी स्पेस में हमारी जो टॉप पिक रहेगी वो बजाज ट्विंस रहेगी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों स्टॉक रहेंगे और एज अ डिस्क्लोजर भी ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एनबीएफसी स्पेस में ये टॉपिक है। 8,500 रुपए तक के टारगेट, थोड़ा सा लंबा नजरिया इस पर आशीष आपको दे रहे हैं, तो ये शेयर अपने आप रडार पर जरूर रखिए। नायका, हम देख रहे हैं कि रिकवरी वाले फेज में शेयर है, गिर के 160 रुपए के आसपास के प्राइसेस आ गए थे और वहां से हम देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है धीरे धीरे। अपडेट्स अच्छे आए इसके Q3 के और पिछली तिमाहियों की तुलना में ब्यूटी जो वर्टिकल है इनमें तेज ग्रोथ है और फैशन वर्टिकल से जो आए हैं उसमें करीब 20% के सहयोग की उम्मीद है। गौरांग सर, नायका आपको कैसा लग रहा है शेयर ये, और ये अपडेट्स जो आए हैं ये कैसे लग रहे हैं आपको? सर अनम्यूट कीजिए, फिर आपको सुन पाएंगे गौरांग जी। क्षमा चाहता हूं अभिषेक जी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो इस शेयर ने भी एक इतिहास मचाया था, जो लिस्टिंग के पहले ढोल नगाड़े बज रहे थे, लिस्टिंग हुई, फिर ऊपर के तरफ के जायरे और फिर धड़ाम से गिरा और फिर मैनेजमेंट के तरफ से कुछ प्रयास भी किया गया लोगों को सहानुभूति देने के लिए। फिलहाल जिस तरीके की परिस्थिति है, हमें लग रहा है कि आने वाले समय में शायद यहाँ से कारोबार एक अच्छा हो सकता है। थोड़ा संकोच इसलिए भी हो रहा है अभिषेक, क्योंकि आप इसकी तुलना में हुनासा देख लीजिए। मामा अर्थ लिस्टिंग हुआ, फिर धड़ाम से गिरा और फिर तस का मस रह गया, पूरी तरीके से धराशायी हो गया। तो थोड़ा बहुत उसलिए संकोच होता है क्योंकि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत है और हर एक दिन नई प्रतिस्पर्धा आती है। लेकिन बुनियादी दर के आधार पर अगर आपके पास निवेश निचले स्तर पर है अभिषेक, तो आप बने रह सकते हैं। अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा गिरावट का इंतजार कीजिए। नई खरीदारी के लिए गिरावट का इस्तेमाल करना है। फटाफट एक और शेयर पर आप व्यू दीजिए गौरांग सर, वो है बंधन बैंक का। अपडेट्स इसके ठीक ठाक दिख रहे हैं। एडवांसेस ग्रोथ जो है 15% की है, डिपॉजिट ग्रोथ 20% की है ईयर ऑन ईयर। हालांकि कासा रेशो घटा है और
बंधन बैंक आज हो सकता है कि फिर से ये थोड़ी कमजोर हो। ऑलरेडी हम 52 हफ्ते के निचले स्तर पर देख रहे हैं। जिनके पास है किसी उम्मीद में रहें इसमें या फिर निकल जाए शेयर से? अभिषेक भाई, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन दिक्कत यह है कि नतीजों के आधार पर बहुत बड़ा यहाँ पर आपको दायरा नजर आता है। एक दो तिमाही में कम, बाकी के तिमाही में उतनी ही खराब परिस्थिति। फिर कुछ मैनेजमेंट को लेकर के भी बदलाव हुए सर्वोच्च स्तर पर। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो यहाँ पर किसी प्रकार के आपको सौदे लिखने चाहिए। मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमारी यहाँ पर राय है या नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंधन बैंक ही एक अकेला बैंक है, बाकी बहुत ही सक्षम और मजबूत बैंक है। उदाहरण के तौर पर सिटी यूनियन बैंक, इसके भी अपडेट्स काफी बेहतर आए थे। ठीक है, बंधन बैंक को लेकर ये व्यू। चलिए एक और मेहमान को स्वागत करने का समय है, लेकिन आशीष जी आपको शुक्रिया करना चाहेंगे आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे जाने से पहले? जी, तो हमने कुछ स्टॉक्स की चर्चा की और हमने हर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर जहां हमारी पोजीशन है उनके बारे में बताया कि वो हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। इनमें मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं, पर एज अ फॉर क्लाइंट्स ऑन अ डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो एनडीपीएमएस हम इनको होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए हमें। हमारे साथ जुड़ गई हैं वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी सारदा। शिवांगी जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं। बताइए कहां पर आज आपकी नजर है, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं बाजार में थोड़े बहुत स्विंग्स जरूर रहेंगे, बट ऐसे में हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रूल आउट नहीं करना है। तो पहला पसंदीदा काउंटर मेरा जो रहेगा वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स पे। स्टॉक में लगातार हमने देखा है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे जो है सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। लगातार पिछले 9 हफ्तों से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। और डेटा की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद एक अच्छी खासी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिली है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। जो टारगेट्स नेक्स्ट बन रहे हैं वो अराउंड 790 के और 745 के एक स्टॉक के साथ। 790 के जुबिलेंट फूड के लिए टारगेट्स, ये शिवांगी की तरफ से। चलिए 9 बज गए हैं, ये जान लेते हैं कि आज वो कौन से 9 शेयर। देखिए अब थोड़ा सा ट्रिकी होता जाएगा, खबरों का जंजाल होगा, अपडेट्स होंगे, नतीजे होंगे, तो वो शेयर चुनना ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और इसमें मदद करते हैं रोज आपकी हमारे सहयोगी शरद दुबे। 9 के नवरत्न लेकर जुड़ गए हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पर नजर रहेगी आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले जो है नजर रहने वाली है Q3 अपडेट्स पे बजाज फाइनेंस की। यहाँ पे जो है इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। AUM जो है देखिए 26% ग्रो कर गया है और यहाँ पे कस्टमर की जो फ्रेंचाइजी में डेवलपमेंट आई है उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। लोन बुक भी 22% बढ़ा है। ब्रोकरेजेस की भी कह सकते हैं एक थम्स अप देखने मिली है। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो है कमज़ोर एडवांसेस ग्रोथ देखने मिले। 3% सिर्फ ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अनुमान से कम आया है। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ सिस्टम से बेटर आया है, बट आगे जाते हुए एनालिस्ट कह रहे हैं कि निम्स यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स डाबर की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर अपडेट आई है। ऑपरेशनल लो सिंगल डिजिट 1 से लेकर 2% तक का जो है सेल्स ग्रोथ देखने मिला है और आगे जाते हुए एबिडा भी फ्लैटिश देखने मिल सकता है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस में अभी भी बढ़ोतरी देखने मिली है। मैरिको की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की कमेंट्री अच्छी आई है। वो एस्पायर कर रहे हैं कि फुल ईयर डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस रहेगा और जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है 13 से लेकर 17% तक। तो मैरिको की आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है। अगर आप ITC के शेयर होल्डर तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। आज रिकॉर्ड डेट होने वाला ITC के शेयर होल्डर्स का जो एलिजिबल होंगे ITC होटल्स का डीमर्जर के बाद। अब लगभग 10 शेयर अगर आप होल्ड करते तो आपको एक शेयर जो है ITC होटल्स का मिलेगा। तो ऑफकोर्स कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी जो ऑफकोर्स फ्राइडे के सेशन और आज के सेशन में, तो इसलिए वॉलेटिलिटी आपको स्टॉक प्राइस में ITC के भी दिखेंगी। नायका की बात करें तो तीसरी तिमाही की अपडेट बहुत स्ट्रांग आई है। नेट रेवेन्यू ग्रोथ लाइकली मिड-20s में ग्रोथ होने वाला है। ब्यूटी वर्टिकल सेगमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है और फैशन वर्टिकल भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहा है। तो ऑफकोर्स वैल्यूएशंस थोड़े से ऑफकोर्स वेलकमिंग है और नंबर्स ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग आए हैं, तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक में एक सीनियर एग्जिट हुआ है। मिलिंद नागनूर COO और CTO
के पद से जो है रेजिग्नेशन दी है, तो स्लाइट नेगेटिव रहेगा। इसके अलावा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील पे भी नज़र रखिएगा। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम की एक और अनाउंसमेंट कर सकती है। स्टील सेक्टर को लेकर लार्जली न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा। और हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे एसबीआई कार्ड्स पे नज़र रखिएगा। नोवामा की रिपोर्ट आई और इन्होंने अपग्रेड कर दिया है बाई से। पहले ये रिड्यूस था, टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया 620 से 850 रुपीज़ का। और ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट आउटलुक पे जो है उनकी बुलिश नज़रिया बन रही है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको एक्शन देखने मिल सकता है। थोड़ी देर पहले ही जुबिलेंट फूडवर्क्स और टाइटन, इन दोनों पे भी नज़र रखिएगा। इनके भी ऑपरेशनल अपडेट आए हैं और लार्जली इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। बस थोड़ी देर पहले इन दोनों के नाम आए हैं। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये 9 की नवरत्न लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे अपडेट्स के चलते ही नज़र रहेगी। कई काउंटर्स पे हमने डिस्कस भी किया, पर चलिए इस बीच स्वागत करते हैं कुणाल परार का भी, वो भी हमारे साथ अब मौजूद है। कुणाल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, मार्केट खुलने से पहले कहाँ पर है आपकी नज़र, आपकी कॉल्स आज के लिए? दो स्टॉक है। सबसे पहला बाटा इंडिया है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ है। तो बाटा इंडिया खरीदारी करके चलिए 1415 1415 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं, सबसे पहला टारगेट 1497 का है और जैसे ही 1497 ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 1560 1560 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है ईडा है, IREDA ईडा, 229.5 के अराउंड तक क्लोजिंग है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 220 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं, 237 का पहला टारगेट है जो स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। और 237 जैसे ही ब्रेक होगा 249 तक के भी टारगेट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, इरडा यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। इंटरेस्टिंग नेम, क्योंकि आमतौर पर जो है इसमें स्टॉक कॉल्स नहीं आती हैं, पर कुणाल को यहाँ पर पसंद आ रहा है। 237 और 249 का यहाँ पर आपको टारगेट लगाना है। 220 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा कर चलें। पर आज जो है कुछ मेटल काउंटर्स पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि स्टील सेक्टर के लिए जो PLI है वहाँ पे PLI 1.1 जो है सरकार ला सकती है। और साथ ही यहाँ पर और भी पार्टिसिपेशन की वो उम्मीद कर रही है। साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करें तो आज ब्रोकरेज के दम पर जेफरीज का जो नोट आया है उसके चलते हिंडाल्को पर नजर रहेगी। एक बार शिवांगी, क्विकली आपसे हिंडाल्को पर ही राय समझना चाहेंगे, कैसे देख रही हैं आप इसको चार्ट्स पे, हिंडाल्को या फिर कोई अन्य मेटल काउंटर जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो? सृष्टि, अगर मेटल काउंटर्स की बात करें, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर है ग्लोबल मार्केट्स के। काफी यहाँ पे हम देखते हैं कि इफेक्ट रहता है यहाँ पे। हिंडाल्को स्पेसिफिकली लगातार पिछले 4 महीनों से एक डाउन ट्रेंड में रहा है और यहाँ पे कोई भी छोटे बाउंसेस में हम देख रहे हैं कि बिकवाली और देखने को मिल रही है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। स्टॉक में सस्टेनेबल अपमूव तो नहीं देखने को मिलेगा इमीडिएट बेसिस पॉइंट पे, बट ऑफ कोर्स थोड़ा और कंसोलिडेट करने दे, थोड़ा और करेक्शन, यानी कि प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन दोनों ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है होना। तो वो होने के बाद ही हम इसमें एंट्री पॉइंट ले कोई। ठीक है, थोड़ा वेट एंड वॉच अभी मेटल्स में कीजिएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत उथल पुथल है। लेकिन 2-3 चीज़ें ज़रा और चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है निफ्टी फ्रीज लेवल्स 41 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी फ्रीज लेवल 2 पॉइंट ऊपर। HDFC अपडेट आया है, उसका फ्रीज लेवल बता देता हूँ, करीब 9 रुपये नीचे खुल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 2 रुपये ऊपर खुल रहा है। तो HDFC के अंदर जो हल्का फुल्का बिजनेस अपडेट को लेकर नेगेटिविटी थी वो मेरे को बहुत ज़्यादा गैप डाउन के फॉर्म में तो नहीं दिख रही है, ना ही वो बैंक निफ्टी पे कोई मेजर असर डाल रही है अभी तक। तो 50,990 के आसपास आपको खुलेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप IT कंपनीज़ को चेक करें एक बार ज़रा, TCS और इन्फोसिस और दिखा दीजिए स्क्रीन पर। इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है इस समय। TCS इन्फोसिस अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं दिख रहा, दोनों ही हल्की हल्की बढ़त के साथ खुल रहे हैं। कुल मिला के सारी बात इन चारों शेयर्स को दिखाने के पीछे एक तो वेटेज भी थी और दूसरा HDFC के बिजनेस अपडेट को नोटिस करवाना भी था। जो आज के टॉप गेनर्स बनने जा रहे हैं, जो आज गैप के साथ खुलेंगे, मैं एक बार ज़रा वो शेयर्स भी बता देता हूँ, फिर शिवांगी से एक काम करेंगे, एक शेयर ज़रा पता कर भी लेंगे। पहले ज़रा टॉप 50 काउंटर्स में बजाज फाइनेंस। शिवांगी, बजाज फाइनेंस और चलेगा, आज गैप अप कर रहा है।
पे बजाज फाइनेंस के काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद, और कहीं ना कहीं एनबीएफसी स्पेस में काफी एक अच्छा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरी नजर रहेगी। अगर हम सेशन 3 लगातार पिछले 3 दिनों का सेशन देखें तो वॉल्यूम्स यहाँ पे सिग्निफिकेंटली ऐड हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट 7800 तक के लेवल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप भी इस पे बुलिश है। थोड़ी देर पहले आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ थे, वो भी इस पे बुलिश है। मेरे को लगता है बाटा भी एक ऐसी है शेयर जिस पे कुणाल परार थोड़ी देर पहले आपको रिकमेंडेशन दे रहे थे। ये जो बी लेटर्स वाले 2-3 शेयर्स है ना सिस्टम में, काफ़ी बढ़िया है। बजाज फाइनेंस, बाटा इंडिया, इन दोनों शेयर्स पे थोड़ा नोटिस कीजिएगा। आज बाटा भी करीब 5 रुपये गैप के साथ खुल रहा है। एक और शेयर है जो गैप के साथ आज खुल रहा है, उस शेयर का नाम है टाइटन, करीब 1% ऊपर है। टाइटन पे इमीडिएटली बाय करना चाहिए क्या कुणाल भाई? एक बार जरा आप चेक करना। वेल डिम्पी टाइटन देखने जाए तो स्टॉक बहुत ही अच्छा है। फिलहाल स्टॉक 3450 के अराउंड सेटल हुआ है। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि इमीडिएट बेसिस पे ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस भी आ रहा है जो 3500 के लेवल पे है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए डिम्पी जी। ओके डन, पॉइंट टेकन। तो ये आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा वेट एंड वॉच के साथ से इसको ट्रेड देखें, लेकिन इसमें बुलिश व्यू, बुलिश स्टांस ज़रूर बन रहा है। ये शेयर काफ़ी पिटा है, आपको पता है। अब शायद हो सकता है थोड़ा सुधरने के दिन इसके चले। 38 रुपये आज गैप के साथ ऊपर कर रहा है ये। चलिए, मार्केट अब ओपन होने को है, 50 सेकंड सिर्फ रह गए बाज़ार के ओपन होने में। मैं आपको और 1-2 चीज़ें भी नोटिस करा देता हूँ। इंडिया विक्स 13.5 पर है, तो मार्केट के अंदर फियर नहीं है। 17 का लॉन्ग होल्डिंग्स है, तो अपॉर्चुनिटी है। बस मार्केट ने अपना जो ओपन इंटरेस्ट है वो 5 लाख और 1.5 लाख के एक नंबर्स को पार किया हुआ है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। थोड़ी जगह नहीं है, ऑलरेडी माल प्लेस्ड है। थोड़ा शेक करेगा बाज़ार, जगह बनाएगा, फिर दौड़ाएगा, तोड़ेगा, वड़ेवर जो भी करेगा। फिलहाल एक शेकिंग की रिक्वायरमेंट है, वो देखते हैं कब आता है। HDFC बैंक के बिजनेस अपडेट से कोई बहुत ज़्यादा निराशा नहीं होगी, मेरे को अभी तक तो ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं एक बार खुलने के बाद कितना डिप और काटेगा। मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। ऑप्शंस वाले आज पहले आधे पौने घंटे के अंदर भी ट्रेड मत करना, उसके बाद पोजीशन से पक्की हो जाए फिर ट्रेड करने के लिए उतरना। अब जरा देखते हैं आपके लिए स्क्रीन पर आज मार्केट के पहले टिक कौन कौन से आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन तो बहुत ही शानदार है, 1200 वर्सेस 400 शेयरों के साथ आज ओपनिंग और डिक्लाइंस आपको देखने को मिल रहे हैं। एडवांसेस डिक्लाइंस, वैसी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चंगा सी टाइप ही दिख रहा है अभी तक तो। बैंक निफ्टी अभी 50-60 पॉइंट नीचे है। HDFC की निजी गिरावट वो सिर्फ अभी 9 रुपये ही है। थोड़ी देर पहले 6-7 रुपये थे, अभी 9 रुपये रह गई है। तो कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट मेरे को एज सच HDFC के अंदर नहीं दिख रही। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, हमारा अपना एनालिसिस ये कहता है कि HDFC ऑलरेडी सब चीज़ें डिस्काउंट कर चुका है। उल्टा गुरांग भाई तो कह रहे थे कि नंबर्स अच्छे आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात पे। उन्होंने बहुत काम की बात बोली, और मैं आपको फिर से बता दूं, बिजनेस अपडेट से ज़्यादा इस बार के क्वार्टरली नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो आपको ट्रू पिक्चर बताएंगे। और HDFC बैंक जैसा बड़ा दिग्गज वो एक ही बार के बिजनेस अपडेट में अपनी सारी प्रॉब्लम्स रखेगा नहीं आपके सामने। वो ये जाइंट है, इसको बताने में भी 3 क्वार्टर्स लगेंगे और ठीक करने में भी 3 क्वार्टर्स लगेंगे। तो फिलहाल आप इतना घबराइएगा नहीं इसके अंदर। और यही देखिए, आपको HDFC बैंक दिखा भी रहा है, सिर्फ 4 रुपये तक की गिरावट रह गई है। और इंडिया विक्स अभी 14 के आसपास है, स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा है, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी 1400 वर्सेस 900 शेयरों की चल रही है। दिखा दीजिए जरा 5-6 शेयर्स जो वेटेज वाले शेयर्स होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज से शुरू करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट है, HDFC इन ग्रीन नाउ, HDFC भी ग्रीन आ चुका है। ठीक है, TCS इन्फोसिस ज़्यादा बड़ा डैमेज आज कर नहीं रहे, फटाफट से स्क्रीन पर फायर करते जाओ। ठीक है, फिर एक L&T और HUL और दिखाना है, वहाँ पे भी आप देखोगे कि कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज आपको नहीं मिलेगा। अभी तक 4 शेयर स्क्रीन पे फायर हुए हैं, चारों के चारों ठीक है। ये 5वां शेयर है L&T, ये भी ठीक है, और 6ठा शेयर है HUL, ये भी ठीक है। तो सभी के सभी शेयर हरे निशान में है। धीरे धीरे करके इंडेक्स में भी अपनी छाप छोड़ेंगे। स्लाइटली विक्स थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये कम होता जाएगा, आपका काम बनता जाएगा। जब तक अब विक्स कम ना हो एकदम से सौदा पंच मत करना, ये तो ड्रैग करके आपके स्टॉप लॉस कटवा देंगे और कुछ भी नहीं होगा। वैसे कोई चिंता की बात नहीं, वैसे कोई डर की बात नहीं है। अभी तक मेरे को तो कहीं भी कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं।
आते आगे अब जरा टॉप गेनर्स को चेक करवा लेता हूँ, फिर हीट मैप आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। पहले निफ्टी के टॉप गेनर बजाज फाइनेंस खुलते प्लस करने की रिकमेंडेशन 2% ऊपर, बजाज फिनसर्व भी पीछा करते करते 1.5% ऊपर आ गया। टाइटन, M&M, बजाज ऑटोज के अंदर भी करीब करीब 1% तक की बढ़त है। ये सब के सब शेयर्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ITC के अंदर जैसे हम बता रहे थे आज होटल कारोबार का डीमर्ज है, तो करीब 10 बजे के आसपास आपको ट्रू पिक्चर दिखाएगा। उससे पहले करीब 1 से 1.25% तक की, अभी 4% तक की ये जो गिरावट है रीएडजस्टमेंट का पार्ट है। कोटक महिंद्रा बैंक आज थोड़ा प्रेशर में है। सिप्ला के अंदर भी हल्का सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज जो शेयर चल रहे हैं उसमें है जुबिलेंट फूडवर्क 4% ये ऊपर, SBI कार्ड 3% ऊपर। SBI कार्ड का बहुत ब्यूटीफुल बॉटम बना है, जिसको थोड़ा भी टेक्निकल समझ रखता हो तो एक बार जरा SBI कार्ड्स के बॉटम को ज़रूर जाके चेक करना। आप बिना ही कुछ और समझे जाने भी आपके कामकाज बन जाएगा शेयर। AU बैंक, नाइका, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज चले हैं। जुबिलेंट फूडवर्क और Naukri.com ने आज साल का नया हाई भी टेस्ट किया है आज ही। इसी कैटेगरी में जो कमज़ोर शेयर हैं वो टिपिकली आपको सरकारी बैंक दिखेंगे। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, ये दोनों सरकारी बैंकों पे हल्का हल्का प्रेशर है। हालांकि HDFC अपने आप में ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा, बट हाँ थोड़ा सरकारी बैंकों का इंडेक्स आज कमज़ोर है, इसकी वजह से कंबाइन एफर्ट्स थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है। अदरवाइज़ वैसी कोई दिक्कत नहीं। 4.5% का विक्स बढ़कर थोड़ा बाजार को ठंडा रख रहा है। अगर ये विक्स नहीं बढ़ा होता 4-4.5% तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब तक तो 50-60 पॉइंट ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी की सारी गिरावट को कैप्चर कर चुके होते। टाइटन आज का टॉप हीरो बन रहा है। बजाज की दोनों शेयर्स, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, और दूसरा IT हेल्प करने के लिए आया वह इन्फोसिस, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ITC का मर्जर वाली काम, डीमर्जर का काम है, वो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, अभी कॉर्नर में डालिए। ये बैंक है, उसमें ICICI आपको दिखेगा, एक्सिस बैंक दिखेगा, SBI में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, HDFC में भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। आई होप सो कि मैनेज हो जाएंगे। पावर के अंदर ये यूटिलिटीज़ वाली कुछ कंपनीज हैं, थोड़ा देख के काम कीजिए, अभी थोड़ा रुकिएगा अभी इसके अंदर भी, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप मौका देख के शेयर्स में काम कीजिए। आज मेरा सेक्टर टू वॉच जो है ना मेरे लिए, वो काफ़ी हद तक IT है। मैं थोड़ा IT के अंदर सेलेक्टिव बाइंग देखूंगा ज़रूर, हो सकता है कुछ ट्रेड मेरे को मिल जाए। टेक महिंद्रा मैंने निकाल रखा वैसे तो पूछने के लिए, तो मैं टेक महिंद्रा पे बात ज़रूर करूँगा। निफ्टी रियल एस्टेट के अंदर भी सेलेक्टिव बाइंग करने की ज़रूरत है। बजट से ठीक पहले कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा ऐसा लगता नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशंस देख के कीजिएगा इसके अंदर। ये मेटल्स का इंडेक्स है, ठंडा है, पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अभी मेटल्स को कम से कम 10 दिनों के लिए और छोड़ना होगा, फिर देखते हैं तब की तब क्या होता है। ऑप्शंस वाले कृपा करके थोड़ा सावधान रहिएगा, स्पेशली बैंक निफ्टी के ऑप्शंस वाले। बैंक निफ्टी में एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, 50-800 के आसपास हम आ गए। एक तरह का ये भी एक सपोर्ट है, वैसे तो 50-500 है जो 200 दिनों के एवरेज है, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम को राइट किया गया है ना, राइटिंग हो रही है, यानी कि तोड़ा जा रहा है ज़बरदस्ती। तो आप ऐसा ना हो कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो फंस जाए, थोड़ा देख के काम कीजिएगा। अब मेरे दोनों सहयोगी आज के तीनों मेहमानों से जुड़ के आपके सामने ओपनिंग का ट्रेड रख रहे हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र सधी हुई शुरुआत और 24,000 के पार खुलने में इस वक्त सक्षम निफ्टी और फ्राइडे सेशन की भी अगर बात करें, मेजर हमने अपमूव्स देखे थे साल की शुरुआत में, उसके बाद फ्राइडे का सेशन वॉलेटाइल जरूर रहा, लेकिन क्लोजिंग 24,000 के पार थी और इस वक्त भी ओपनिंग जो है 24,000 के पार। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे, और ध्यान रखिएगा पहला फुल फ्लेजेड हफ्ता है ये 2025 का, तो उम्मीद यही है कि वॉल्यूम्स, पार्टिसिपेशंस जो हैं वो धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त भी अगर आप देखें, एक तो IT पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं उस पर नजर जरूर होनी चाहिए। SBI कार्ड्स और जुबिलेंट फूड दोनों पर नजर जरूर रखें, क्या ये रैली को ड्राइव करने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि शुरुआती रुझान जो है बेहद बढ़िया नजर आ रहा है। SBI कार्ड ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से आउटलुक पॉजिटिव होता हुआ और जुबिलेंट फूड भी करीब 3% की तेजी के साथ। आइए ओपनिंग ट्रेड्स में हमारे एक्सपर्ट्स बाजार की इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं जान लेते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार की सधी हुई शुरुआत को और ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? ये ओपनिंग बेट के लिए मैंने चुना है टाइटन। हम देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटिव फेज है और ऐसे में हमें
स्विंग्स तो देखने मिलेंगे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, बट ओवरऑल सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। सपोर्ट्स इंटैक्ट है, कल के लेवल्स भी, पिछले दिन के लेवल्स भी हम देख रहे हैं। तो 24,000 ऊपर के जब तक ये होल्ड करता है तब तक अच्छी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे टाइटन मुझे पसंद आ रहा है। लगातार पिछले 3 दिनों से एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुई है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। जो 3500 का प्रीवियस हर्डल हुआ करता था वो भी अब स्टॉक काफी कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है उसके ऊपर। तो मेरी राय रहेगी कि खरीदारी करें 3660 के टारगेट्स के लिए और 3450 के एक स्टॉप लॉस के साथ। परफॉर्मिंग कैंडिडेट इनफैक्ट निफ्टी 50 कैटेगरी में टाइटन और शिवांगी के भी पॉजिटिव रेडार पर। एज ओपनिंग ट्रेड करीब 2.25% की तेजी और यहां से तेजी की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। बजाज ट्विंस के स्टॉक में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें वहां पर मजबूती है, क्यों ना हो। Q3 अपडेट्स जो हैं वो मजबूत नजर आए। हालांकि हिस्टोरिकली अगर देखें तो AUM ग्रोथ जो है हर वक्त जितनी नजर आती है उतनी नहीं, लेकिन मजबूती के साथ जरूर देखने को मिली है। गुड मॉर्निंग कुणाल, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं बाजार की इस शुरुआत को और शुरुआत में कहां पर नजर होगी आपकी? शुरुआत तो पॉजिटिव साइड की ही है एंड एक स्टॉक नजर में आया है जिसने अच्छा खासा बेस भी बनाया है फाइनेंस सेक्टर से, NBFC से। एंड पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट लेके काउंटर ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई है। स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। पिछले देखने जाए तो 1-2 हफ्ते की जो ट्रेडिंग रेंज थी उसका ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उतना ही नहीं, आप वॉल्यूम वाइज देखिए तो वॉल्यूम वाइज भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। एंड आर्ली चार्ट पे देखने जाए तो आर्ली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे हमें स्पॉट हुआ नजर आ रहा है। तो पुनाला फिनकॉर्प यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 326 के अराउंड फिलहाल पुनावाला फिनकॉर्प ट्रेड कर रहा है। 326 पे आप खरीदारी करके चलिए। 318 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 334 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और 334 जैसे ही ब्रेक होगा 345 तक के भी लेवल हमें पुनावाला फिनकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 318 के एसएल के साथ। इसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स के जो हैं इस पर नजर रहेगी। टेक्निकल लेवल्स और साथ ही टेक्निकल रिकमेंडेशंस आपने जानी, लेकिन आइए गौरांग जी को भी पूछते हैं उनका नजरिया इस वक्त बाजार की शुरुआत पर क्या है। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। बाजार की शुरुआत पर एक टेक, शुरुआत के साथ साथ फंडामेंटली कहां पर राय रहेगी, और साथ ही बजाज फाइनेंस पर एक नजरिया आपका जरूर जानना चाहूंगी, बिकॉज लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अपने अपडेट्स रिपोर्ट कर रही है। और अगर आप देखें न्यू लोन में करीब 22% की बढ़त सालाना आधार पर, AUM ग्रोथ जो है 28% की देखने को मिली है। इज इट रिफ्लेक्टिंग अ स्टेडी डिमांड ग्रोथ अक्रॉस लीडिंग सेगमेंट्स? धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। 7,900 के लक्ष्यांक काफी लंबे समय से हमने निर्धारित किए थे। जब ये 6,500 और 6,200 के आसपास काफी समय तक था, कोई हलचल नहीं देखी थी हमने, तब भी हमारा जो विश्वास था वो मजबूत था। अगर आपका निवेश है तो बने रहे। पिछले 2 दिनों में काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखें जब से ये कारोबार को लेकर के टिप्पणियां मैनेजमेंट ने हमारे और आपके और सभी के समक्ष रखी हुई है। और हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र, चाहे वो सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो, या फिर मजबूत NBFCs जैसे कि बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंस, चोलामंडलम, श्रीराम वगैरह जितनी भी कंपनियां, सब सक्षम और मजबूत है। आपका निवेश बिल्कुल होना चाहिए, अगर है तो बने रहे। एक क्षेत्र आपने पूछा कि क्या, तो हमने, डिम्पी ने प्रश्न पूछा था बजट को लेकर के, तो हमने ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में टाटा पावर का नाम लिया था और रक्षा क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपने पूछा है कि अभी क्या अच्छा लगता है, तो बजट को नजरअंदाज करते हुए मानसी, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो हमें लग रहा है कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र जो है वो काफी अच्छा लगता है। और वहां पर एक कंपनी है जो करीबन 8 दशक से हमारे देश में स्थापित है, लार्सन एंड टोब्रो, LNT। बहुत ही विस्तार योजनाएं हैं और काफी फैला हुआ कारोबार है। तो LNT में हमारी निवेश की राय काफी लंबे समय से रही है। हमें लग रहा है कि एक साधारण सा लक्ष्य अगर आप हमें पूछते हैं तो शायद 4,400 के आसपास अनुमानित हमें लग रहा है कि इसके लक्ष्यांक होने चाहिए। और अगर नतीजे बेहतर आए, जो कि हमें पूरी उम्मीद है मानसी, तो इस लक्ष्यांक में हम परिवर्तन करेंगे।
ऑलराइट, तो LNT यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। तो देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है, पर इस बीच एक बार मार्केट्स पे फिर से नज़र डाल लें हम। तो टाइटन जो है, जी हाँ, अपनी जो ग्रोथ है उसके दम पर जो है लगभग 2% की यहाँ पर तेज़ी है। बजाज ट्विन से सपोर्ट है, IT काउंटर्स में इन्फोसिस सपोर्ट कर रहा है, और कुछ एक बीटन डाउन नेम्स ऑटो काउंटर से जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प कई दिनों के बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा उछाल आया है, और बजाज ऑटो में भी एक रिकवरी का फेज हम आते हुए देख रहे हैं। इसके विपरीत कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर गिरावट हावी है, और निफ्टी बैंक भी अभी फिलहाल 135 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। पर टाइटन की चमक से क्यूज लेते हुए एक बार कुणाल जी आपसे कल्याण जूलर्स पर राय लेनी थी, क्योंकि मैं चार्ट देख रही थी, और अगर हम इसके 6 महीने का चार्ट दिखा पाए तो कहीं ना कहीं अपने की रेजिस्टेंस को जो है ये पार करने की तैयारी में है। पर कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स? आपको क्या लगता है कि 800 के ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ निकलेगा, या अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें इसमें? वेल, मोमेंटम तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। पिछले 1-2 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न स्टॉक ने दे दिए थे। एक टाइम पे जहां पे स्टॉक 70 रुपए पे ट्रेड करता था, आज के टाइम पे 780 पे है। खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल रहेगी। आप देखिए स्टॉक यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का वैलिडेशन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि टॉप पे बन रहा है। मैं यहाँ पे खरीदारी करके ही चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि जो मेन लेवल आ रहा है वो 775 का है, और स्टॉक 775 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। सो प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके ही चलने की सलाह रहेगी। 755 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह देंगे। एंड टारगेट की बात करें तो जो पहला टारगेट है वो पहला टारगेट आ रहा है 800 पे, और 800 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे आपको ये 835 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करूं तो स्टॉक ने अच्छे खासे लेवल यहाँ पे बनाए हुए हैं। सो अगर ये स्टॉक 775 800 के ऊपर सस्टेन होता है तो वन वे रैली में ये स्टॉक हमें ऊपरी लेवल पे 960 960 तक की भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये खरीदारी करके चलने की सलाह है 755 के एसएल के साथ। ऑलराइट, 755 के एसएल के साथ ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है। इस काउंटर पर रखेंगे नज़र। कल्याण ज्वेलर्स 800 और 835 तक के लक्ष्य जो है यहाँ पर दिख सकते हैं, पर 755 का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस बनाकर चलें। आज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज जो है बैंकिंग ही फिलहाल प्रेशर में है, क्योंकि अब निफ्टी बैंक की जो गिरावट है लगभग 250 अंकों की हो चुकी है। यहाँ पर जो लीड करता हुआ काउंटर नजर आ रहा है वो, जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक ही है। शिवांगी, एक बार क्विकली कोटक महिंद्रा बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल समझना चाहेंगे। देखिए कि टॉप मैनेजमेंट लेवल्स के या CXOs के रेजिग्नेशन आए हैं। थोड़ा सा हैवी ज़रूर होता है ऐसे न्यूज़ फ्लो बैंक काउंटर्स के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? बैंक की यहाँ बात करें तो ये स्टॉक का एक नेचर भी है, टेंडेंसी भी है कि ब्रेकआउट के बाद काफी एक हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत सेल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग होती है। स्टॉक में हमने देखा पिछले हफ्ते एक अच्छी रनअप आई थी, RSI नेगेटिव टर्न हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रेशर अभी कंसर्न लायक रहेगी। हालांकि हम जो डाउन साइड है वो नियर अबाउट हम देख सकते हैं कि 1750 तक का बनते हुए दिख रहा है, तो वहां के लिए हम थोड़ा कॉशियस रहे। बाकी बैंकिंग इंडेक्स जो है वो थोड़ा बहुत प्रेशर में है, तो यहाँ पे इन स्टॉक्स की रिकवरी भी काफी टाइम लग जाएगी। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक प्रेशर ज़रूर आते हुए दिख रहा है। स्टॉक की रिकवरी में समय लग सकता है। पर गौरांग जी, एक सेक्टर जो कि जी हाँ काफ़ी फ्लेवर में आता हुआ दिख रहा है वो है ऑटो क्षेत्र, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते हमने बात करी थी कि किस तरीके से ऑटो सेल्स के आंकड़े आए, और फिर से कहीं ना कहीं जो स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिला था वो थमा भी, और साथ ही कुछ काउंटर्स में एक अच्छा उछाल भी रहा। पर गौरांग जी, स्पेसिफिकली हीरो मोटोकॉर्प पे आपकी टिप्पणी समझना चाहेंगे, क्योंकि फिर से एक बार दिसंबर के आंकड़ों में कंपनी की परफॉर्मेंस ने निराश किया है। पर इतनी गिरावट के बाद गौरांग जी, क्या वैल्यूएशन के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प अट्रैक्टिव लगता है, या फिर अभी भी हीरो मोटोकॉर्प के बजाय अन्य काउंटर्स में ज़्यादा रुझान है? आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात भी हमारे तरफ से। शुक्रवार को ही मैं कल की तैयारी, अगले हफ्ते की तैयारी का कार्यक्रम हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर कर रहा था। मेरे ख्याल से प्रशांत भाई शो के एंकर थे, और उसके पहले भी जब हम जुड़े थे पिछले हफ्ते आपके चैनल से, तो हीरो मोटोकॉर्प और ऑटो क्षेत्र के लेकर के प्रश्न पूछा गया था हमसे।
और जो शुक्रवार को मैंने टिप्पणी दी थी प्रशांत भाई को, ये थी कि देखिए एक तिमाही में या फिर एक महीने में, तिमाही की मैं बात कर रहा हूँ नतीजों के आधार पर, और महीने की मैं बात कर रहा हूँ महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक महीने में जो दिक्कत आती है, अगर कुछ निराशाजनक आते हैं आंकड़े सृष्टि बिकवाली के महीने दर महीने, या फिर कुछ कारण को लेकर के तिमाही दर तिमाही नतीजों में अगर कुछ अनुमान से नीचे आंकड़े आते हैं और परिस्थिति थोड़ी कमजोर होती है, शेयर के दाम नीचे आते हैं, तो इसका ये अर्थ या तात्पर्य नहीं होता है कि आप अपनी लंबी अवधि की विचारधारा जो है, अगर आपने निवेश किया है एरोमा, तो उसमें कोई बड़ा परिवर्तन कर दे और बिकवाली की सोचते। हमारी खरीदारी की पहले भी थी, पिछले हफ्ते भी थी, आज भी है और आने वाले भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि सुधार बिल्कुल होगा, अनिवार्य है सुधार आना, और कंपनी अपनी तरफ से कदम भी उठा रही है। खरीदारी गिराई माँ तो सिर्फ हीरो मोटो कॉप पे है सृष्टि, लेकिन कमूमन सभी वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियों पर, चाहे 2 पहिया 3 पहिया चौपहिया या फिर कमर्शियल व्हीकल या ट्रैक्टर या एग्रो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हो, अच्छी लगती है हमें। ओके ठीक है, तो कुछ कुछ स्टॉक्स आप अपनी स्क्रीन पर और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिल रही है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर डाइवर्जेंस आ गया। ये एचडीएफसी की वजह से नहीं है, ये नॉन एचडीएफसी की वजह से हो रहा है ना। और एक और चीज़, आज निफ्टी के अंदर थोड़ा आईटी का वेटेज भी काम कर रहा है। एक बार जरा आईटी का इंडेक्स दिखा देना स्क्रीन पर, आपको पता लगेगा। एक और चीज़, अभी भी 5 का ना विक्स ऊपर है, 5% विक्स ऊपर है, विक्स नीचे नहीं आ रहा आज। जब तक विक्स नीचे नहीं आया, ये देखिए आईटी इंडेक्स से बकायदा डेज आई 550 अंकों की बढ़त है, और आज आईटी ने पूरी तरह से डाइवर्जेंस कर दिया। ध्यान रखा जाए, इंस्टीट्यूशनल का पैसा हमेशा 2 सेगमेंट पे सबसे पहले दिखेगा, नज़र आएगा, फील गुड होगा, वो एक आईटी है और दूसरा बैंक है। आज एचडीएफसी की वजह से तो नहीं, बल्कि नॉन एचडीएफसी खासकर कोटक महिंद्रा बैंक या कुछ और बैंक की वजह से आज थोड़ा प्रेशर है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मैं बोलूँगा भले हम 350 पॉइंट नीचे आ चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी के जैन फ्यूचर्स भी अब लाल निशान में आए हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेशर जो है आपको अब वैसे आ रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेवल्स हमने नहीं ब्रेक किए हैं। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हुई है और मैं बोलूँगा कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, वो है 50-500। आई रिपीट माई सेल्फ, अभी शिवांगी भी आपको, कुणाल भाई भी आपको बता देंगे, शिवांगी बता देंगी, 50-500 बैंक निफ्टी के लिए 200 डे डेमा है, डेली मूविंग एवरेज। इससे पहले कभी भी इसने ब्रेक नहीं किया। मैं 1 मिनट के अंदर अभी आपको अपने चार्ट्स भी ओपन करके वो लाइन भी दिखा दूंगा कि हम जिस लाइन पे पहुंचे और वहाँ से 2-3 बार हमने स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया है, हम उस लाइन के बेहद करीब पहुँच गए हैं। टोटल रिस्क हमारा 100-150 पॉइंट का है और पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकता है, तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान। बैंकिंग काउंटर्स पे अगर बैंक निफ्टी को चलना है तो इस लेवल पे धीरे धीरे करके एकोमोडेशन ज़रूर करना चाहिए। शिवांगी, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, बैंक निफ्टी के अंदर आज जितनी गिरावट होनी चाहिए थी, आपको लग रहा है वो पूरी हो गई है? टिप्पी बैंक निफ्टी थोड़े बहुत प्रेशर में है। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कॉल राइटर्स अपना पोजीशंस जो है वो हैवी करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है और थोड़ी और पेन साइड हमें देखने को मिलेगी। हालांकि 50,500 पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है, तो उसको एक वॉच आउट जरूर करें। वो अगर टूटता है तो हम नेक्स्ट 49,750 तक की जगह बना रहे हैं, तो ये इन लेवल्स को हम ध्यान रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के उस लेवल्स को हम ट्रेड करते हुए ध्यान रख सकते हैं। एक काम और करता हूं मैं, जरा बैंकिंग में से सबसे स्ट्रांग सबसे वीक काउंटर, कुणाल जी जरा बताना, बैंकिंग में सबसे स्ट्रांग सबसे वीक काउंटर। हाँ वेल, टिप्पी जी अगर ऐसे देखने जाए तो सबसे वीक में सबसे स्ट्रांग में सबसे पहले सबसे स्ट्रांग की बात कर लेते हैं। एंड सबसे स्ट्रांग में प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू की ही बात करेंगे। सबसे स्ट्रांग में आईसीआईसीआई बैंक का फिलहाल लग रहा है, आज के दिन के लिए नहीं लेकिन आने वाले दिन की बात करूंगा मैं। आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल इस लेवल पे जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल 1265 है, लेकिन बहुत ही अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। एक अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, मूविंग एवरेज वाइज सपोर्ट है। मोमेंटम थियरी की बात करें तो वीकली चार्ट पे भी अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ही ट्रेड कर रहा है, एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहा है।
सो बहुत दिनों से ये स्टॉक के ऊपर मेरी वॉच थी। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक को आप पोजिशनली प्लस मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। 1265 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे एसएल जो हम मेंटेन करके चलेंगे 1215 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट ऊपरी लेवल पे सबसे पहला जो होगा वो 1325 होगा। 1325 जैसे ही क्रॉस करेगा ये 1350 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। और पीएसयू बैंक में फिलहाल मैं जिस काउंटर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ एसबीआई के ऊपर है। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी काउंटर में एक ब्रेकआउट देखा हुआ था, लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद एक वीकनेस हमें देखने को मिली। लेकिन स्टॉक फिलहाल एक मल्टीपल सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। आप देखिए चार्ट पे 769 765 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। पहले भी कई बार 765 के सपोर्ट के साथ स्टॉक ने एक ऊपरी लेवल पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो यहाँ पे भी एक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 765 क्लोजिंग बेसिस पे एसएल मेंटेन करके। टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट ऊपरी लेवल पे सबसे पहला जो हमें देखने को मिलेगा 826 का है, और 826 जैसे ही क्रॉस होगा 870 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ अलग अलग स्टॉक्स आपको बताते हुए कुणाल परारा आपको। और दूसरा मैं आपको ज़रा ये बैंक निफ्टी के वो 200 दिनों की इंपॉर्टेंस को एक बार ज़रा अपने चार्ट के ज़रिए दिखा देना चाहता हूँ। शिवांगी ने भी यही बात बोली है कि 50-500 रुक जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नुकसान बढ़ेगा। एग्जैक्टली यही बात हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये फर्स्ट बार के अटैम्प्ट है, सेकेंड बार के अटैम्प्ट है, और ये थर्ड और ये फोर्थ बार के अटैम्प्ट है। 4 बार के अटैम्प्ट इस येलो लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई है। यही 200 दिनों की एवरेज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज है। आपने जितने पैनिक इससे पहले भी देखे वो इस येलो लाइन को ब्रेक नहीं कर पाए। आप देखेंगे इससे पहले वाला भी पैनिक आके ख़त्म हो गया था, ये जो कि 5 जैन 2024 के आसपास का था, है ना। 5 जैन है, यस, हाँ यस, 5 जून है, माफ़ कीजिए, 5 जून, यानी आज से करीब 6 महीने पहले। तो आप ये देखेंगे सारे के सारे लेवल्स इसी 200 दिनों के एवरेज पे। मैं डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ। मैं ये डेली चार्ट्स आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे। तो जब भी इस डैमेज थोड़ा भी हुआ है तो उसको तुरंत कंट्रोल हुआ और मार्केट ने पुल बैक स्ट्रॉन्ग दिखाए हैं। और ये मैं जो आपको चार्ट जहाँ तक पीछे लेके आया हूँ, ये मैं मार्च 2023 तक लेके आ चुका हूँ, यानी कि करीब 1 साल पुराना चार्ट है, 10 महीने पुराना। ठीक, तो इस 10 महीने में कभी भी हमने इस लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो आई होप सो कि इस बार भी एक प्रोबेबिलिटी है, यही एक छोटा सा एक पुल बैक आपके काम आ सकता है। आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। बट ऑप्शंस वाले थोड़ा सावधान रहे, कई बार प्रीमियम्स लॉस हो जाते हैं, मार्केट को साइडवेज भी होना होता है। देखो, अभी आप 310 पॉइंट की ही गिरावट अभी रह गई है। अभी 300 करीब 70 पॉइंट तक हम ड्रैग कर गए थे। उम्मीद करते हैं कि ये लेवल्स नहीं टूटेगा। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और शेयर्स ज़रा चेक करवा लेते हैं जहाँ पर आज थोड़ी कोर स्ट्रेंथ या फिर फिजिबिलिटी दिख रही है। एक बार ज़रा नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए, आईटी का नहीं। एक मिनट रुकिए ज़रा, बस दूसरा एक शेयर देख देता हूँ मैं जहाँ पे स्ट्रेंथ हो एक्चुअली में। एक बार ज़रा पूना वाला फिनकॉप दिखाइएगा स्क्रीन पर। तो कुणाल परार, एक बार पूना वाला फिनकॉप चेक करना। तो वेल 327 के अराउंड है, और डिम्पी जी अपना ओपनिंग ट्रेड ही था पूना वाला फिनकॉम पे, हमने खरीदारी की राय दी थी। उस टाइम पे 326 तक चल रहा था स्टॉक, खरीदारी करके ही चलने की सलाह है 318 के एसएल के साथ। टारगेट अगेन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 334 का पहला टारगेट है, ऐसा ही ब्रेक होता है 345 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और डिम्पी जी यहाँ पे मैं वापस एक बड़ा टारगेट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर 345 का लेवल भी ब्रेक होता है डिम्पी जी, तो मानिए कि ये आपको 385 तक की भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी कि आप समझिए 20% की भी रैली ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। ओके, ठीक है, डन, पॉइंट टेकन सर। अब कुछ और शेयर्स ज़रा मैं चेक करवा लेता हूँ एक बार लॉन्ग पोजीशन से। नरेश मिरानी भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नरेश भाई नमस्ते, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। एक दो शेयर्स ज़रा चेक करना आप। M&M फाइनेंस कितना ठीक लग रहा है सर? M&M फाइनेंस, इसी से शुरू कीजिए ज़रा। M&M फाइनेंस सर में ही है, बॉटमिंग आउट कोशिश जारी है यहाँ पे। जब तक ये 260 के ऊपर रहता है तब तक बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है। तो टेक्निकली 260 एक सपोर्ट लेवल है लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल का, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 290, जिसके बाद ये पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अभी 260 से 290 का बैंड है। डिप्स बाय रहेगा एज क्लोजर टू 270 टू 268। ठीक है।
एक चीज़ और चेक कीजिए नरेश भाई, आप वो है IEX का शेयर मैं टिल बजट तक रखूँगा। मेरे को ऐसा कोई खबर वबर नहीं है मेरे कान में आई हुई, बट हाँ ये बजट सेंसिटिव स्टॉक है, नेगेटिव कम पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा लगता है। एक बार ज़रा IEX चेक कर लेना, लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं इसमें। अगर हम देखें IEX लास्ट काफी टाइम से 160 से 170 जो है वो उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस कम सपोर्ट रहा है। पहले वो रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट होकर एक बार रीटेस्ट होकर फिर से 240 गया था, फिर से हम वही 160 पे लो बनाए और अभी ये मूव में भी 190 के बाउंस बैक के साथ ड्रिफ्ट कर रहा है। तो जब तक ये 170 के ऊपर है पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल मानना ये है कि अभी भी ट्रेंड वीक है। जब तक ये हायर टॉप हायर बॉटम में नहीं जाता है मोमेंटम स्ट्रांग नहीं होगा। यहाँ पे 170 के सपोर्ट से व्यू रख सकते हैं, 170 स्टॉप लॉस होगा कोई। ठीक है, आज ना सरकारी बैंकों में एक ज़बरदस्त क्रैक है, हालांकि बिजनेस अपडेट HDFC का है, बट सरकारी बैंकों में क्रैक काफ़ी ज़्यादा है। यूनियन बैंक आप देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, इंडियन बैंक है ना, कैनरा बैंक, इस सब के सब शेयर्स आज आपको डेज लो दिखेंगे। दोनों दिखाना है एक बार ज़रा स्क्रीन पर, एक तो निफ्टी का IT इंडेक्स दिखाओ और एक दिखाओ PSUs इंडेक्स, PSUs बैंक इंडेक्स होगा, सरकारी बैंकों का इंडेक्स है। या तो जो मैंने शेयर्स के नाम बोले वो दिखा दो, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब के सब आपको दिखेंगे। तो IT की तरफ टिल्टेड टुवार्ड्स थोड़ा पॉजिटिव है आज मार्केट। जब भी आप बुलिश हो IT के स्टॉक्स चेक करो, जब आप बेरिश हो तो थोड़ा सरकारी बैंकों को चेक करो। अब एक उसमें से एक शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बार ज़रा ये चेक करवा लेता हूँ कितना प्रेशर में है आज बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बार नरेश भाई इसको चेक करना, आज तो शॉर्टिंग हो रही है इनमें। ओवरऑल कोशिश बॉटमिंग आउट की अगर बैंक ऑफ बड़ौदा या सब में देखे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का लो अगर देखे तो 225 बना था रफली नवंबर में, अक्टूबर में अराउंड 230 और सेम अगस्त सितंबर में। तो 225 230 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड करता है एक बाउंस बैक हो सकता है, तो रिस्की ट्रेड होगा बट 225 स्टॉप लॉस से बाय बनता है यहाँ। बैंक ऑफ बड़ौदा पर ये एक राय, लेकिन इस वक्त बाजार पर एक नजर भी होनी चाहिए क्योंकि शुरुआती तेजी दिखाने के बाद अब देख रहे हैं बाजार में बिकवाली का दबाव जो है बिल्कुल हावी होता हुआ। करीब 150 अंकों की गिरावट आप देखेंगे निफ्टी में नजर आएगी। 23,954 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ऊपरी स्तरों से 300 अंक सेंसेक्स में भी बिकवाली नजर आ रही है, 350 अंक बैंक निफ्टी टूटता हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की गिरावट, लाल निशान की तरफ बिकवाली हावी होती हुई इस वक्त मार्केट में। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे, IT सेक्टर को अगर छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली, चाहे फिर वो ऑटो हो, FMCG हो, रियल एस्टेट हो, हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान इस वक्त देखने को मिला है। हालांकि शुरुआती कमजोरी इस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन मेजर ड्रैगर्स की अगर बात करें, ITC, कोटक बैंक, एब्सोल्युटली न्यूज फ्लोज के चलते हम देख रहे हैं गिरावट। SBI, HUL और एक्सिस बैंक इस गिरावट में कंट्रीब्यूट करते हुए। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, TCS और HCL टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश में लगातार। सो क्लियरली IT का खेमा है, फाइनेंशियल्स हैं और कुछ हद तक ICICI बैंक जैसे काउंटर्स हैं जो कि बाजार में सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रेथ जो है थोड़ी सी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल इस वक्त टुवर्ड्स डाउन साइड नजर आ रही है। आइए ऑप्शंस के चैंपियन हमारे इस सेगमेंट का रुख करते हैं और आपको ऑप्शंस की एक रणनीति बताते हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस की रणनीति लेकर। गुड मॉर्निंग अजीत, आप बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। सो देखिए मानसी, प्रेशर है मार्केट में। आज के सेशन में एक शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग, बट अब हम सपोर्ट के काफी नजदीक आ गए हैं। 23,950 900 का जोन है, एक सपोर्ट एरिया है। और जिस तरीके से अभी पास में भी देखा था हमने कि इन्हीं की लेवल्स के पास से एक रिबाउंड के अटेम्प्ट्स भी बनते हैं। तो जहाँ पे सेक्टर जिसमें स्ट्रेंथ दिख रही है आज के सेशन में IT, उनमें से IT हैवी वेट इन्फोसिस पे आपकी नजर होनी चाहिए। स्टॉक में अभी हाल फिलहाल में एक डिप के बाद अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है, वहां पे एक पिवट फॉर्म किया है और इंडिकेशन है कि ये रिकवरी और स्ट्रेंथन हो सकती है। तो 2000 वाली जो कॉल है इन्फोसिस की, वो करीब 35 के पास ट्रेड कर रही है। इसको लॉन्ग करने की सलाह होगी 20 के स्टॉप लॉस के साथ 58 तक के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो चलिए आईटी पर भरोसा अजीत का भी कायम और आईटी मेजर इन्फोसिस पर रणनीति ऑप्शन की देते हुए 2000 की कॉल खरीदने की राय 33 रुपए में मिलेगी। लक्ष्य 58 रुपए के, स्टॉप लॉस यहाँ 20 का, अधिकतम मुनाफा 10,000 का और टुवर्ड्स डाउन साइड अधिकतम नुकसान 5,200 होने की संभावना यहाँ पर नजर आती है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें, हम देख रहे हैं मजबूती की चाल पूरे के पूरे आईटी पैक में नजर आ रही है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा हुआ तो 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। सो एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की तो है, अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। लेकिन जहां आईटी पैक की बात हो रही है, आईटी मेजर्स की बात हो रही है, नरेश गुड मॉर्निंग, आईटी मिड कैप प्लेयर्स की भी एक बात होनी चाहिए क्योंकि परसिस्टेंट, एम्फासिस, कोफोर्ज, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज शुरुआती तेजी दिखा रहे हैं। इस वक्त भी अगर देखें चार्ट्स पे हरे निशान के साथ एलटीआई माइंडट्री को भी इसमें जोड़ सकते हैं। कोफोर्ज पर तो इनफैक्ट जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है। क्या राय होगी मिड कैप आईटी प्लेयर्स पर नरेश? सो कॉशियस रहूंगा मिड कैप आईटी पे, क्योंकि जो प्राइस मूव्स हुए, जैसे कोफोर्ज मी में जो गैप डाउन पे 4,500 का भाव था, आज 9,500-10,000 का भाव हो चुका है। सो काफी बड़ा मूव आ चुका है काफी इन स्टॉक्स में। सो यहाँ से थोड़ा भी अगर नंबर कहीं पे खराब आया आईटी सेक्टर में, तो ये सब में करेक्शन आ सकता है। तो अवॉइड करूंगा मिड कैप स्पेस में। पोस्ट नंबर्स देखेंगे। लार्ज कैप स्पेस रिलेटिवली बेटर लगता है कि अगर स्ट्रक्चरली देखें तो इन्फोसिस का लॉन्ग टर्म चार्ट सुधर गया, वहां पे भी अगर पोस्ट नंबर्स ब्रेकआउट हो जाए 2000 के ऊपर या से गैप डाउन में 1850 के आसपास पड़े तो बाई रहेगा। मिड कैप आईटी को इस वक्त वॉच लिस्ट में ही रखा जाए। लार्जर प्लेयर्स के साथ ही भरोसा कायम है, वहीं पर रहें। निफ्टी आईटी इंडेक्स में मजबूती अब भी कायम है, लेकिन मजबूती फ्रिजल आउट होते हुए, गेंस फ्रिजल आउट होते हुए मैरिको, डाबर के चार्ट्स में नजर आ रहे हैं। Q3 अपडेट्स इनके अच्छे खासे रहे। इसके ठीक बाद मैरिको पर तो इनफैक्ट हमने पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखी मॉर्गन स्टैनली, मक्वायरी की तरफ से। इनफैक्ट आउट परफॉर्म की रेटिंग 5, अगर आप देखें यहाँ से मजबूती के लेवल्स भी टारगेट वाइज देखने को मिले। लेकिन बावजूद इसके इस वक्त अगर आप देखें गेंस फ्रिजल आउट होते हुए कमजोर बाजार की चाल के साथ साथ, लेकिन जुबिलेंट फूड जो है अब भी तेजी का दौर जारी है। इनफैक्ट तेजी लगातार बढ़ती हुई 4% के एक्शन के साथ। कुणाल, क्या लगता है यहां से और ज्यादा रैली बढ़ती नजर आएगी? 4.25% बात करते करते 792 के स्तर। वेल एक अच्छी खासी मोमेंटम जुबिलेंट फूड में हमें देखने को मिल चुकी है। पहले भी हमने जुबिलेंट फूड के ऊपर एक पॉजिटिव बाय का ही कॉल दिया था और उस लेवल पे हमारे जो भी टारगेट है और 755 तक के टारगेट ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी 790 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे दिया है एंड उस ब्रेकआउट के लेवल के बेस पे लग रहा है कि एक अच्छी खासी रैली हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर मैं रैली की बात करूं तो तकरीबन मुझे ऊपरी लेवल पे जो लेवल देखने को मिल रहा है वो है 865 तक के लेवल है जो स्टॉक में दिखा सकता है। नाउ मेन बात ये है कि खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी या नहीं रहेगी, तो मैं तो बिल्कुल मना करूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल नई खरीदारी के लिए तो नहीं है। लेकिन अगर ऑलरेडी ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करके चलने की सलाह है। 865 तक के लेवल एज पर द कप एंड हैंडल हमें देखने को मिल सकते हैं। इंटैक्ट रखने की राय और इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन और एडवाइसेस पर बिल्कुल जाएं क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं, ऊपरी स्तरों से बिकवाली नजर आ रही है। सो वॉच लिस्ट में रखना है मार्केट को। इस वक्त सिर्फ वॉच आउट कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को बिल्कुल रिव्यू करते रहें। नरेश, 2 स्टॉक्स हैं, एक तो एंजल वन और दूसरा डिक्सन टेक। जैसे मिड कैप आईटी में आपने सिर्फ और सिर्फ वॉच आउट करने की राय दी, दूर रहने की राय दी। डिक्सन टेक की अगर बात करें, देखिए पॉजिटिव रिपोर्ट्स का सिलसिला लगातार जारी है। नोमुरा की आज भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, लेकिन ये स्टॉक चल काफी गया है। पिछले 1 साल की अगर बात करें ऑलमोस्ट 190% के गेन्स इस स्टॉक ने दिखाए। जबरदस्त एक्शन है। अब सवाल यही है कि जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उन्हें क्या करना चाहिए। और दूसरा एंजल वन, इनके भी कुछ डेटा पॉइंट्स आए। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन करीब 30% बढ़े। क्लाइंट बेस में भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक्सचेंज एंसिलरी में एकमात्र स्टॉक जो आज परफॉर्म कर रहा है। ऊपरी स्तरों से वहां पे भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर दिखी है, लाल निशान में जा चुका है। क्या राय होगी एंजल वन और डिक्सन टेक दोनों पर? तो डिक्सन टेक में बहुत बड़ा मूव हो चुका है, बट हायर टॉप हायर बॉटम है, तो यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा और से स्टॉप लॉस एंड रिवर्स के अगर 17,400 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज होता है, उसके नीचे ही शॉर्ट बनेगा।
तो उसके नीचे जो एग्जिस्टिंग है वो पोजीशंस भी एग्जिट कर सकता है। अभी तो हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन है। एंजल वन अगेन यहाँ पे मानना ये है कि अगर हम देखें तो टॉपिंग आउट हो रहा है एफएनओ वॉल्यूम्स एक्सेट्रा में। स्टॉक ने आज बाउंस बैक किया है, बट ओवरऑल करेक्शन या साइडवेज मोड में रहेगा ज्यादा, तो अवॉइड ही रहेगा। ऑलराइट, तो एंजल वन थोड़ा सा अवॉइड करें। ऊपर से मोमेंटम जो है थोड़ा फिजल आउट ज़रूर हो रहा है, पर ऐसे में आप देखें तो एफएनओ की लिस्ट में टॉप 10 गेनर्स में ग्रैन्यूल्स इंडिया भी आ रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल मतलब आज के सत्र में देखें तो हालांकि कई सारे फार्मा काउंटर्स पर दबाव ज़रूर है, पर ग्रैन्यूल्स इंडिया ये काउंटर 600 के पार निकलता हुआ नज़र आया है। एक बार नरेश आपसे ही समझना चाहेंगे, क्या इसे आप एक ब्रेकआउट के तौर पर देख रहे हैं और क्या यहाँ पर अभी भी मौके हैं? सो टेक्निकली जो पहला एक बड़ा गैप डाउन आ गया था, उसके बाद जो रिकवरी थी उसमें 605 से 610 का रेजिस्टेंस था। थोड़े वीक पहले भी एक गैप डाउन आया, बड़ा रेड कैंडल आया था, उसका भी हाई अराउंड 615 620 है। तो अगर ये 615 के ऊपर सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट होगा। ओवरऑल फिर से 680 की पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। 620 की पॉसिबिलिटी जो है 680 की ओके 640 और फिर 680 की पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्रैन्यूल्स इंडिया में। ये काउंटर है जो कि एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। जी हाँ, एक इनके की प्लांट को जो है यूएस एफडीए से झटका मिला था, ऑब्जर्वेशंस प्राप्त हुई थी, जहां पर हमने देखा था कि एक भारी करेक्शन का शिकार हुआ था ग्रैन्यूल्स इंडिया, पर अब एक रिकवरी मोड में इस काउंटर पर रखते हैं नज़र। पर डिवीज़ लैब आज के सत्र में कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेस में देखें तो प्रेशर में है। एक बार कुणाल क्विकली आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे, क्योंकि रिसेंटली ये स्टॉक में एक मोमेंटम ज़रूर पकड़ा था, पर आई थिंक लगभग चौथी बार हो रहा है जब ये 6200 के लेवल से पलटता हुआ नज़र आ रहा है। क्या अब इसे एक रेंज में जाते हुए आप देख रहे हैं? क्या एक रेंज बाउंड स्टॉक के तौर पे डिवीज़ लैब ट्रेड कर सकता है, या फिर अभी भी निचले स्तरों पे खरीदारी करके चलना चाहिए यहाँ पे? वेल डेफिनेटली मैं इसको रेंज बाउंड मोमेंटम ही पकड़ूंगा, क्योंकि ऊपरी लेवल पे स्टॉक फिलहाल एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो सपोर्ट 5690 का है। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो 5570 का है, 5570। नाउ स्टॉक अभी 5900 के अराउंड है। अगर स्टॉक लोअर लेवल पे 5700 तक अगर आता है तो मैं कहूंगा खरीदारी करके चलिए। 5550 सिफर साइड 5550 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करेंगे तो वही लेवल है जो आपने बताया है 6200 का, वो हमारा पहला टारगेट होगा। लेकिन जिस दिन ये स्टॉक 6200 का लेवल ब्रेक करेगा, वन वे मोमेंटम में ये स्टॉक हमें 6700 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए सलाह जरूर रहेगी, अगर आपको 5700 के अराउंड खरीदारी करने का मौका मिलता है आप करिए 5550 के एसएल के साथ, टारगेट 6200। और आपको लगता है कि अच्छी खासी वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है, 6200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो प्लीज उसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि उसके बाद आपको 6700 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये एक रेंज बाउंड स्टॉक ज़रूर बन चुका है, पर अभी भी इसमें निचले स्तरों में आप खरीदारी कर सकते हैं। 6200 के लेवल्स को इमीडिएटली ध्यान में रखिए। उसके ऊपर बड़े टारगेट्स 6700 के नज़र आते हुए दिखेंगे, पर स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 5550 का बनाना है। आज फाइनेंशियल स्पेस में से एम&एम फाइनेंस, कई दिनों बाद जो है हमने इसमें एक तेज़ी देखी। हालांकि जो अपडेट्स आए थे वो L&T फाइनेंस के अच्छे देखने को मिले थे। इस पूरे स्पेस में देखें तो बजाज फाइनेंस के भी नतीजे अच्छे रहे, पर एम&एम फाइनेंस अभी यहाँ पर थोड़ा एक्शन ज़रूर है। एक बार नरेश जी आपसे समझेंगे, कैसे रीड कर रहे हैं आप एम&एम फाइनेंस को? सो ओवरऑल स्टॉक में एक साल से अगर हम देखें 255 260 का सपोर्ट है, वहीं से बॉटम बना है बार बार। इंटरिम हाई अगर हम देखें लास्ट 3 महीने में तो 290 का। सो इसके ऊपर ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो एज ऑफ नाउ थोड़ा चल चुका है नीचे के भाव से, तो ऑन डिप्स बाय रहेगा क्लोजर टू 275 टू 270। स्टॉप लॉस होगा 260 का। ओवरऑल बेस फॉर्मेशन से लगता है कि स्टॉक ने मेजर बॉटम बना लिया और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड।
बॉटम बना चुका है, एक ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी में है M&M फाइनेंशियल्स। अभी नहीं, थोड़े से डिप की वेट करे, 270 275 के आसपास इसमें लेने की आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। पर इस बीच अगर हम देखें तो हालांकि निफ्टी बैंक पर दबाव ज़रूर है, निफ्टी 50 में भी गिरावट देख रहे हैं। पर कुछ समय पहले जब डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे कि इंडिया विक्स में लगभग 5% की तेज़ी है, अब वो बढ़कर लगभग 7.5% की हो गई है। तो इसको भी हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे। जहाँ पर हम देखें आईटी काउंटर्स से सपोर्ट ज़रूर है, कुछ एक फाइनेंशियल काउंटर्स, फाइनेंशियल दिग्गज के नाम जो हैं थोड़ा एक्शन दिखा रहे हैं। पर इसके विपरीत जो देखें हम तो मेटल काउंटर्स में जो है काफ़ी गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स जो हैं वो गिरावट का शिकार हो रहे हैं। पर जैसे कि हम बिजनेस अपडेट्स की बात कर ही रहे हैं तो तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स जो हैं आज बजाज फाइनेंस के भी आए हैं। क्या कुछ अपडेट्स रहे हैं और रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं इस पे, आइए सीधे चलते हैं वरुण के पास। डेफिनेटली। तो देखिए ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो लोन ग्रोथ है इस बार धीमापन देखा गया है। हालांकि बजाज फाइनेंस के नंबर्स देखेंगे तो पूरे स्पेस में सबसे अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि इनका एयूएम ग्रोथ जो है वो करीब करीब 28% के आसपास का रहा है। नो डाउट ये 7 क्वार्टर्स लो पे है, लेकिन मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर में जो इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया था 25 से 27% के आसपास का, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही नज़र आ रहा है या फिर उससे बेटर ही नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा आप देखिएगा इस कंपनी ने जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है उसमें अब तक की सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे बेहतर क्वार्टरली बढ़त जो है वो देखने मिली और 97.12 मिलियन के आसपास के कस्टमर जो है वो इस कंपनी के पास है। न्यू लोन्स बुक जो है उसमें करीब 23% के आसपास की बढ़ोतरी जो है 22% माफ़ कीजिएगा वो इस क्वार्टर में देखने मिली है। नो डाउट डिपॉजिट ग्रोथ ये थोड़ी बहुत वीक रही है, करीब 19% के आसपास की ग्रोथ है, तो उतनी भी वीक नहीं है। लेकिन हाँ मल्टी क्वार्टर लो पे जो है कंपनी की ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ आई है। लेकिन बाकी पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे खासकर एयूएम ग्रोथ जो कि 28% पर रही है, कस्टमर फ्रेंचाइजी का जो एडिशन हुआ है ये ब्रोकरेज हाउस को अच्छा लग रहा है। बुफा ने देखिए खरीदारी की सलाह दी है, 8,800 का प्राइस टारगेट दिया है। इनका कहना है कि न्यू लोन्स पे जो डिलीवरी कंपनी ने की है वो काफ़ी स्ट्रांग है और कस्टमर एक्विजिशन मैट्रिक्स जो है कंपनी का वो इनको काफ़ी बेहतर लग रहा है, काफ़ी पसंद आ रहा है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 7,300 के प्राइस टारगेट है। 3 साल की एयूएम ग्रोथ जो है इनको 29% के आसपास लगती है, कैगर से ग्रो कर सकती है और स्टैंडअलोन वैल्यूएशन जो है वो भी इनको अच्छे लगते हैं। इंडस्ट्री साइकिल जो है नो डाउट अनफेवरेबल है, लेकिन इस कंपनी के जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बजाज फाइनेंस अच्छा डिसेंट अपडेट, ब्रोकरेज हाउसेस को भी अच्छा लग रहा है। इसके लिए स्टॉक प्राइस में आप इस तरह का रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो 40 पॉइंट का सिर्फ अभी गिरावट रह गई है निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। बट आई मीन टू से कि बट आप थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। और अभी देखो इंडिया विक्स आपको मैं और दिखाता हूँ, 7% ऊपर है। ये इंडिया विक्स आज डाउन नहीं हो रहा है, ये ना 14.5 के भी पार हो गया है। एथिकली इसको डाउन हो जाना चाहिए था अब तक। तो इंडिया विक्स के ना डाउन होने की ही वजह से आप ये पुल बैक जो है ना वो कमज़ोर पुल बैक के तौर पर देख पा रहे हैं और आ नहीं रहा पुल बैक। हालांकि वो 200 दिनों के एवरेज बचा है। एक बार ज़रा मेरा चार्ट वापस से दिखाएं आप। उस लाइन को फिर से हमने टेस्ट किया 50-500 को, और आज का मैं निफ्टी का लो भी आपको दिखा देता हूँ। आज का निफ्टी का लो है 50,522 और अभी एडवांस डिक्लाइन रेशियो 50% हो चुकी है। यानी जहां हम बढ़िया खुले थे धीरे 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 करके हमने वो ख़त्म किया। ये वो लेवल्स हैं जो मैं सुबह भी आपको नोटिस करा था कि इस लाइन को शायद हम ब्रेक नहीं करेंगे। एग्जैक्टली अभी तो उस लाइन को हमने बचा लिया है। देखते हैं आगे अभी क्या होता है। अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं, बट हाँ एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिली है। निफ्टी बैक इन ग्रीन, निफ्टी हर निशान में आ गया। ये जो 60 पॉइंट की अभी गिरावट आ गई थी वो निफ्टी के अंदर है। बैंक निफ्टी में जो रिकवरी है वो करीब करीब 150 पॉइंट की हुई है, उसी जगह से हुई है जिस जगह पर हमने आपको नोटिस कराया। एग्जैक्टली उसी जगह से बैंक निफ्टी के अंदर भी रिकवरी हुई है। ये आप जो माउंटेन्स देख पा रहे हैं ये लो से करेक्ट होकर ऊपर आ रहे हैं। आई होप सो कि सब कुछ चंगा सी वाला मेंटेन रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज हर निशान में है। HDFC जो एक प्रॉब्लम बन सकता था बट कोई प्रॉब्लम बना नहीं, एज सच उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। देखते हैं अभी क्या होता है। ऑप्शंस वाले कृपा करके थोड़ा सावधान रहना। हाँ, ऑप्शंस के प्रीमियम्स को ईट किया जा रहा है मार्केट्स के अंदर और बहुत अच्छे तरह से ईट किया जा रहा है। मैं आपको सच्ची बताऊँ, पुट्स के प्रीमियम्स को बढ़ नहीं रहे, कॉल्स के प्रीमियम्स को ईट कर रहे हैं और ये हाई प्रीमियम्स थे इसलिए ऐसा हो रहा है।
थोड़ा ध्यान से आराम से ट्रेड कीजिएगा।